जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम participants. I hope my voice is clear to all of you. अस्सलाम वालेकुम। यस, क्लियर है आपकी वॉइस। Okay, just wait for 2 to 3 minutes. तो बाकी भी जो हमारे participants हैं वो भी ज्वाइन कर लेते हैं. Then we are going to start. Okay, जी participants. Assalamu alaikum. I hope my voice is audible and my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay, fine. Uh,
अभी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तकरीबन इस बैच में हमारे पास मोर देन 40 पार्टिसिपेंट्स हैं सो फार जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं। फ्यू मोर हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं। लेट्स होप कि वो भी हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। अब हम जो है अपना आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आप में से मेजॉरिटी जो हैं, बल्कि मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगी, बट फ्यू ऑफ देम जो हैं वो मेरे पास पहले भी कुछ ट्रेनिंग्स या कोर्सेज जो हैं ले चुके हैं, जो मैं ऑनलाइन करवाती रही हूँ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर भी और बायोसोल के बिहाफ पे भी। बाय नेम आई एम खालिदा नवीद, असिस्टेंट प्रोफेसर एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सीईओ ऑफ बायोसोल। ठीक है। ये जो 6 मंथ का हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बूट कैंप स्टार्ट करने का जो एक रीजन था वो एक्चुअली यही था कि बायोसोल हमने स्टार्ट लिया था 2022 में। ठीक है। बिफोर दैट हम कहना चाहिए कि सेपरेटली अपने तौर पर ही इंडिपेंडेंटली कुछ स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे। बट कंसल्टेंसी एक्चुअली प्रोवाइड करना किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए होता है। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज की, और स्पेशली वो कोर्सेज जिसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी शामिल हो, तो वो जो हम महसूस कर रहे थे ना, एक्चुअली वो लैक कर रही थी बिटवीन द स्टूडेंट, स्पेशली जो आपके लाइफ साइंसेस के प्रोफेशनल्स हैं, फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन। चूंकि देखें हम जिस जगह रह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, यहाँ पर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ फंडिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं। जो चीज़ें हमने फेस की पिछले 20-25 सालों में, डेफिनेटली वहाँ पर हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक सेफर साइड नज़र आता है कि एक आप मतलब कम टाइम में लेस एक्सपेंसेस के साथ एक प्रॉपर अपनी रिसर्च जो है वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स शुरू में मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ, वो ईयर 2002 में यस शुरू हुआ था। इट वाज द फर्स्ट बैच कराची यूनिवर्सिटी में, नहीं सेकंड बैच था कराची यूनिवर्सिटी में, जो कि जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था फाइनल ईयर में। जो कि हमारा, चूंकि मैं बेसिकली आई एम अ बायोकेमिस्ट, तो हमारे यहाँ पर जब बैचलर था, मतलब ईयर 2004 के अंदर मेरा बैचलर हुआ था, और 21 साल पुरानी बात है तकरीबन ये। तो उस वक्त हमारे यहाँ डॉक्टर शमशाद जरीना हुआ करती थी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। शी इज वन ऑफ द, मतलब मैं कहूँ कि लीजेंड परसेंट है। टीचर भी बेस्ट थी, रिसर्चर भी बेस्ट थी, और उन्हीं ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्हीं ने बायोटेक्नोलॉजी में और फिर बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट में इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। देन उसके बाद चूंकि मेरा 2004 में जब बैचलर हुआ, तो डेफिनेटली फिर मैं अपनी हायर स्टडीज़ की तरफ गई। ICCBS HEJ से मेरी हायर स्टडीज़ हुई, और वहाँ डॉक्टर कामरान नज़ीम हुआ करते थे। चूंकि मेरा इंटरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो उस वक्त डॉक्टर कामरान नज़ीम एक वाहिद ऑप्शन थे हमारे पास HEJ में, जो कि इन सिलिको रिसर्च करवाते थे, और उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। ही इज़ माई सुपरवाइजर, माई टीचर, डेफिनेटली माई मेंटोर, और उन्हीं से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। ही इज़ करंटली डीन इन माजू कराची जो कैंपस है, वहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डीन है डॉक्टर कामरान नज़ीम, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान नज़ीम। उन्हीं के अंडर सुपरविजन मेरी तमाम हाई स्टडीज़ हुई। एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट जब मैंने बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ईयर 2010 के अंदर, सिंस देन टू नाउ, तो जो हमारा बैचलर प्रोग्राम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि सिंध में अगर हम कहें कि बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी वो पाइनियर थी जिसने बैचलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो शुरू करवाया। तो फ्रॉम करिकुलम डिजाइनिंग से अगर लेकर बात करूं, आपके मैनुअल डिजाइनिंग और इन तमाम चीज़ों को, तो वहाँ पर ऑल इन वन मैं अकेली हुआ करती थी। बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिस तरह से आप लोगों को भी पता है कि इट इज़ एक्चुअली क्या है, आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। मीन्स के जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग IT टेक्नोलॉजी। ठीक है।
तो जो करिकुलम डिजाइन हुआ एचएससी के अकॉर्डिंगली और एनसीईएससी के अकॉर्डिंगली, जो कि हमारी एक्रीडिटेशन काउंसिल है, हमारे पास 50% कोर्सेज जो थे वो आईटी के हुआ करते थे, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट लाइक पर्सपेक्टिव हुआ करते थे। इसके अलावा हमारे पास 50% कोर्सेज जो हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के हुआ करते थे। बायोलॉजिकल साइंसेज के सब्जेक्ट प्लस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो स्पेसिफिक कोर्सेज थे उन्हें मैं ही डील किया करती थी। अब पिछले 5-6 सालों में चूंकि एनसीएसी ने अपना करिकुलम जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है, जिसमें आईटी और आईटी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल आपका एआई आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड हो गई हैं। एंड एक्चुअली दिस इज़ द नीड, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई नाजायज़ हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या आईटी के अंदर अगर आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई और ये सब चीज़ें नहीं पता, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कमांड नहीं, तो डेफिनेटली आप दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। 2022 के अंदर जब बायोसोल को मैंने इनिशिएट किया अपने तौर पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, देखिए यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे बहुत सारी हर्डल्स होती हैं किसी भी टीचर के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए, कि हम एक पर्टिकुलर लेवल तक जा सकते हैं। मुझे ऐसा अपना पर्सनली फील होता था कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, जो कि सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर उन्हें ये प्रॉपर तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच एडवांस लेवल तक हम उसको लेके जा सकें। 2022 से 2000 तकरीबन 23 के एंड तक हमने कंसल्टेंसी रखी। 2024 में पिछले यानी कि जनवरी में अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारा फर्स्ट बैच मैंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का 1 मंथ का कोर्स करवाया था, जिसमें हमने फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जो थी एक 1 मंथ का कोर्स डिजाइन किया था। क्लासेस हमारी रोजाना हुआ करती थी। बट उसके बाद 2024 के एंड तक तकरीबन हमारे 5 कोर्सेज हुए बायोसोल की बुनियाद पर, ठीक है, बायोसोल के बिहाफ पर, जिसमें हमने आर के ऊपर कोर्सेज करवाए, हमने ड्रग डिस्कवरी के ऊपर कोर्सेज करवाए, वैक्सीन डेवलपमेंट पे कोर्सेज करवाए, एसपीएसएस के ऊपर कोर्सेज करवाए, और इसके अलावा हमारा ये जो कंप्यूटेशन बायोलॉजी का कोर्स था, इस पे हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स जो है वो करवाई। हमारे पास हमेशा आउटपुट बहुत अच्छा आया। बट एक चीज जो लैक कर रही थी, जो मुझे भी महसूस होती थी और मुझे लगता था बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये कि चीजें सीख तो ली जाती हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कैसे किया जाए। तो देखें, 2 दिन या 3 दिन की वर्कशॉप में ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं सिखा सकता। तो ये जो 6 मंथ का बूट कैंप रखने की जो वजह थी वो यही थी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टूडेंट्स को, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं, चाहे वो फैकल्टी एंड प्रोफेशनल्स हैं, इवन एवरी पर्सन जो कि रिसर्चर है और इस फील्ड के अंदर अपने आप को इंडक्ट करना चाहता है, उसे फ्रॉम द स्क्रैच चीजें जो है वो सिखाई जाएं, बताई जाएं कि उसको हम कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से और डेफिनेटली स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ अगर आप मार्केट नीड देखें ना, देखें बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, हम बहुत सारी जगहों पर जो है ना, मतलब एक तंग गली में आके खड़े हो जाते हैं। स्टिल हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते इन विट्रो या इन विवो स्टडीज के जरिए। वहाँ हमें ये इन सिलिको स्टडीज जो है वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। आप अगर कंपैरिजन करें इंडिया से स्पेशली, और इसके अलावा आपके जितने भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप यूएस, यूके, कनाडा, चाइना, जापान, मतलब आप कहीं पर भी किसी भी कंट्रीज में देखें, इवन सिंगापुर आप देखेंगे, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हवाले से रिसर्च के अंदर जो है वो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और इवन इतने यूनिक यूनिक आइडियाज जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। लेकिन उन तमाम चीजों पे देखें, हमें वर्कआउट करने के लिए जो चीज चाहिए ना, वो क्या है कि हमें उन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपने डोमेन से निकलना पड़ेगा। डोमेन से निकलने का मतलब यह है कि देखें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अगर आपने वाकई लाना है अपनी जिंदगी में, तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर साइड पे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपनी आईटी स्किल्स को जो है वो इनकरेज करना पड़ेगा, आपको मजीद उन चीजों को पॉलिश अप करना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को जो है वो प्रॉपरली सीख सकेंगे। तो ये जो 6 मंथ का बूट कैंप है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक्चुअली बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली है क्या, उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान।
इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आइदर, क्योंकि बच्चा कहता है मैंने कर लिया, अब मैं से क्या करूं। आई मीन मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ये कोर्स करना चाहते थे, बट दे वर आस्किंग कि क्या ये कोर्स करके हम कोई ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा द आंसर इज वेरी सिंपल। आप 4 ईयर की डिग्री लेते हैं तो क्या आप आफ्टर 4 ईयर्स आप स्पेंडिंग अ 4 ईयर इन अ पर्टिकुलर डिग्री, आप फौरी तौर पर क्या कहीं एक बहुत ही बेहतरीन सी जॉब ले लेते हैं? डेफिनेटली द आंसर इज नो। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आफ्टर 4 ईयर आप फौरी तौर पर किसी जॉब के ऊपर लग जाएं। होता है कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है, लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखें ना तो एक पूरी जर्नी चल रही होती है कि उस स्टूडेंट ने उस 4 ईयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया होता है, अपने आप को मुख्तलिफ जगह पे इंगेज किया होता है, तो ही जाकर उसका एक करियर जो है ना बहुत तेजी से बिल्डअप हो जाता है। लेकिन आप लोगों को इन 6 मंथ में इतना खड़ा करना कि एटलीस्ट आप एक पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के काबिल हो जाओ, उस पे वर्किंग करने के काबिल हो जाओ, और जब डेफिनेटली आप एक अपना प्रोजेक्ट बना सकोगे, आप एक रिसर्च बैकग्राउंड को समझ सकोगे, तो इनडायरेक्टली आप अपनी पब्लिकेशन साइट पे आ सकोगे। पब्लिकेशन जो है एक रिसर्चर के लिए ना उसका बहुत ही गोल्ड एसेट होती है, ठीक है, जिसके बेहाफ पे वो अच्छी स्कॉलरशिप्स ले सकता है, जिसके बेहाफ पे वो अच्छी पोजीशन पे कहीं जा सकता है, बाहर के लिए कहीं अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा आप एज अ टीचर कहीं अपॉइंट हो सकते हैं, लाइक मेरी तरह आप कंसल्टेंसी जो है वो दे सकते हैं। अगेन बात ये है कि आप कितना टाइम जो है वो इस फील्ड में लगाएंगे, कितनी चीजें आप सीखेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आप लोगों को जो कुछ मेरे पास है और मेरी टीम के पास है, जिन्होंने मैंने अपने साथ इंगेज किया है इस कोर्स को पढ़ाने में और सिखाने में, एंड दे आर वेरी मच हेल्पफुल। मेरे पास जितने भी मेरे अपने एलुमनाई हैं, उनको जिनको मैंने इंगेज करना है इस कोर्स के अंदर, इसका तकरीबन 60-70% पार्ट जो है वो मैं खुद डील करूंगी, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मेरे अपने अलुमनाई वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे हैं। उनकी चीजें, उनकी मतलब नॉलेज है वो मुझसे, उनकी वो जितना इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, एक्चुअली मैंने उतना इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं चाहूंगी कि मैं उन्हीं लोगों से आप लोगों को लर्न करवाऊं कि जो उन चीजों को मुझसे भी ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको देना था कि बायोसोल या ये 6 मंथ का कोर्स करवाने का मकसद क्या था। क्लासेस इसीलिए 2 डेज की रखी गई, शाम की टाइमिंग रखी गई, क्योंकि इसमें आने वाले मुझे भी पता है कि तमाम प्रोफेशनल्स होते हैं। रमजान की जो टाइमिंग होगी इंशाल्लाह उसको भी हम, अभी तो है टाइम हमारे पास, अब आप लोगों के कंसेंसस से जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या होगा, रमजान की टाइमिंग का क्या हिसाब किताब होगा। तो अभी जो है फिलहाल हमारी जो डेज होंगे, वंस अगेन मैं दोबारा बताती चलूं कि हमारी जो क्लासेस होंगी वीक में 2 टाइम्स होंगी, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे दोनों दिन जो है आपकी क्लासेस 8:30 से ऑनवर्ड होगी, ठीक है। ऑफिशियली इसका टाइम जो है वो 8:30 से 10 बजे का है। जो भी हमारा टॉपिक होगा डेफिनेटली उसे हमें कवर करना है, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसे हमने लेना है, उसे हमने इंटरटेन करना है। और जब देखिए, अभी मैं आपको कोर्स आउटलाइन भी दोबारा से शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी है। स्टिल दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स आउटलाइन, तो मैं अभी आप लोगों के सामने ही वो तमाम चीजें भी जो है वो शेयर कर दूंगी, दिखा दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने लेकर चलना है। कोर्स आउटलाइन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ईच एंड एवरी मॉड्यूल के बाद जो है आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट देने का मकसद ये होगा कि आप लोगों को जो चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कौन सी डेटाबेसेस हैं, कौन सी टूल्स हैं, उनसे क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, आप उसको फिर खुद से जब इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको जो टास्क दी जाएगी, तो आप मैं खुद में बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरनली आप में पैदा होंगे जिनको आप डिस्कस करना चाहेंगे। तो वो जो डिस्कशन की जो हमारी क्लासेस हैं वो मतलब अदर देन दीज 2 डेज होंगी, वो हमारी वीक, सॉरी नॉट वीक में, मंथ में 2 डेज हुआ करेंगी संडे के दिन। प्रोबेबली टाइमिंग जो है हमारी अभी फाइनल नहीं है, बट 3 से 5 बजे के दरमियान हम कोई टाइम रखेंगे। मंथ में 2 डेज वो हमारे डिस्कशन आवर होंगे, उसमें आपके जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद आपको वो जो टास्क है कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता दिया जाएगा, एंड देन आपको संडे का जो है एक सेशन रखा जाएगा जिसमें आपके जो असाइनमेंट्स हैं उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हवाले से कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो सबसे पहली जो आपको एक बड़ी मिस्टेक आप मजे की यहाँ पर नजर आ रही होगी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्पेलिंग जो है वो गलत है। भाई ये गलत मैंने नहीं किया है, एक्चुअली एआई से थोड़ा सा खेलती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एआई के डिफरेंट टूल्स को यूज करना। उसी से मैं एक बैनर बनवाना चाह रही थी इस प्रेजेंटेशन का, तो उसने बैनर तो बना दिया, खैर अच्छा ही बना दिया, बट स्पेलिंग उसने गलती कर दी थी और मैंने इसको एज इट इज यूज किया है। ठीक है, बिकॉज आई नो कि दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो अभी हमने जो शुरू करना है आज का जो लेक्चर होगा उसमें हमने जो चीजें देखनी है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली क्या है। देन उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। की एरियाज बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के क्या हो सकते हैं, किन चीजों पे हमें हैंडी होना है एक्चुअली, उसको हम देखेंगे। देन हम मूव करेंगे कि पाकिस्तान में और ग्लोबली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो एप्लीकेशन है वो क्या है और कहाँ कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली, कैसे उनको एक्सेस किया जाएगा, और उन अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करने के लिए हम में जो लैकनेसेस हैं उसको फाइंड आउट करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना। ये तमाम चीजें जो है हमें समझनी होंगी। देन चूंकि हमारा पहला जो मॉड्यूल है वो होगा बायोलॉजिकल डेटाबेसिस के ऊपर, जो सबसे पहला मॉड्यूल है, तो उसका एक जो छोटा सा थ्योरी का पार्ट है उसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसको हमने थोड़ा सा गो थ्रू करना है ताकि चीजें जो है वो मिक्सअप ना हो, आप लोगों को एवरीथिंग जो है वो क्लियर हो जाए। एंड फाइनली डेफिनेटली हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे आप लोगों को उसको हम एंटरटेन करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिस तरह से अभी हमने बात की कि स्टार्ट करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इटसेल्फ क्या है। तो बाय द वे मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी आवाज कहीं ब्रेक हो तो काइंडली आप बता दीजिएगा। Ma'am, the voice is clear. ओके फाइन। चलिए हम शुरू करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से। तो जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज व्हाट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली हम सिंपली क्या देख रहे होते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, सिंपली अगर हम बात करें, अब वो लाइफ चाहे वायरस की है, वो लाइफ चाहे फंगस की है, वो लाइफ चाहे ह्यूमन की है, एनिमल की है या प्लांट की है, किसी भी लिविंग सेल की जो केमिस्ट्री है उसको हम जब पढ़ते हैं समझते हैं वो हमारी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम जो कि बायोलॉजिकल साइड से राइज होती हैं, चाहे वो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस हो, चाहे वो क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोसेस हो, चाहे वो डिजीज मैनेजमेंट का प्रोसेस हो, या आपने कोई म्यूटेशंस के ऊपर काम करना है, आपने इवन कोई ऐसी चीज जो कि बायोलॉजिकल कहना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाए, और वो जो प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है हमने आईटी टेक्नोलॉजी की मदद से, डिफरेंट टूल्स एंड डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशंस को लेना है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को चलाकर हमने उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर निकालना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हवाले से अक्सर लोग कहते हैं कि इस रिसर्च को जो है वो बहुत सही जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देखें, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हाइपोथेसिस के हवाले से तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले कोई हाइपोथ बल्कि बायोलॉजिकल साइंसेज में भी सबसे पहले कोई हाइपोथेसिस दिया जाता है, वो हाइपोथेसिस जो है या तो वेरीफाई हो जाता है या वो निग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक्चुअली, चूंकि मैंने कहा ना कि बहुत सारी डिसिप्लिन्स को मर्ज करके बन रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट आते हैं ना, एक्चुअली बैक साइड के ऊपर उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटीज एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो वर्क कर रही होती हैं। तो कोई भी जो आंसर होता है ना वो ऐसे ही नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बैक के ऊपर प्रॉपर एल्गोरिदम्स लगे हुए होते हैं, प्रॉपर मतलब आप ये कहना चाहिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जिसकी बिहाफ पे आपका जो डेटा होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व किया जाता है और फिर रिजल्ट जो है वो जनरेट किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारी कहना चाहिए कि
सब्जेक्ट्स हैं जो वो मर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल साइंसेस के सारे सब्जेक्ट आ गए, आईटी के सारे सब्जेक्ट आ गए, स्टैट्स के सारे सब्जेक्ट्स आ गए, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स आ गए। तो इन सब चीज़ों को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये फील्ड हमारी बन जाती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हवाले से अगर हम कहें तो वेरी रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है जो कि कंबाइन करती है मल्टीपल डिसिप्लिन्स को। और कंबाइन करने से फायदा क्या होता है कि हम बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब बायोलॉजिकल डेटा क्या होता है, देखिए बायोलॉजिकल डेटा पे अभी हम आगे भी बात करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा बताती चलूं कि बायोलॉजिकल डेटा जो है ना, देखें बायोलॉजिकल डेटा एक्चुअली राइज होता है या तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास लिपिड्स हैं, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, या डीएनए जिसको हम कहते हैं, जीनोम हम कहते हैं, या फिर हमारे पास प्रोटीन है। ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह हमारे पास माइनर मॉलिक्यूल हैं जिसमें विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, और इस तरह से डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो अब ये जो डेटा है ना, बायोलॉजिकल डेटा, ये बहुत ही ह्यूज है, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। हम सबको ये बात पता है बीइंग अ बायोलॉजिस्ट कि हमारी बॉडी के अंदर जो 90% वर्क हो रहा है ना, मोर देन 90% जो वर्क हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू प्रोटीन्स हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के काम कर रही हैं, एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं, मीन्स दे आर एंजाइम्स, तो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं। दे आर एज अ ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम कर रही हैं। दे आर एज अ हार्मोन, हार्मोन के तौर पे काम कर रही हैं। एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही हैं, एज अ चैनल्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो रिसेप्ट प्रोटीन्स जो है वो एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही होती हैं। अब डेटा कैसे आता है, चाहे आपका डीएनए का डेटा है या चाहे आपका प्रोटीन का डेटा है, दोनों सूरतों में डीएनए जो है वो हमारा 4 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, यानी कि ATCG। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की बनी हुई है, एंड दे आर 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ईच इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो है उसको हम एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटीन के हवाले से एक डिटेल लेक्चर होगा आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे मॉड्यूल्स आते रहेंगे। यहाँ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जस्ट आपके माइंड को ओपन करने के लिए कि बायोलॉजिकल डेटा क्या होता है। तो ये जो हमारे ATCG का कंटेंट है डीएनए में, और अमीनो एसिड का जो हमारे सिंगल लेटर हैं लाइक एलानिन, मिथ्योनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, सीरीन, थ्रेओनीन, ये जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये सारा का सारा पूल मिलके हमारा बायोलॉजिकल डेटा बनाते हैं। ये डेटा तो सीक्वेंस के हवाले से हो गया। इसके अलावा आपकी जितनी इमेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं MRI की, CT स्कैन्स की, तो ये भी तुम्हारा बायोलॉजिकल डेटा है। इवन आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये भी तो आपका बायोलॉजिकल डेटा है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम जो डेटा हैं इनको एनालाइज करना और फिर इनको इंटरप्रेट करना, ये तमाम का तमाम काम अगर आप बैठ के किसी IT किसी कंप्यूटर पे बैठ के किसी टूल को, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए करते हैं, तो ये आपका सारा का सारा इन सिलिको वर्क कहलाता है, और ये फील्ड बन जाती है आपकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट आपको जो शेयर करना था वो ये था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इटसेल्फ है क्या। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मैं अगर ब्रांचेस के हवाले से बताऊं, वो स्लाइड यहाँ पर मिस हो गई है, बट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, ब्रांचेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो देखिए फॉर एग्जांपल आपकी आ जाती है न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक एक बिग ब्रांच है। ठीक है, बिग फील्ड है, ब्रांच तो फिर इसकी डिफरेंट निकलती है। इसकी एक एक ब्रांच जो है वो आपकी है न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स। न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स में स्पेसिफिकली हम फोकस करते हैं जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, उनको हम फोकस कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, या अगर जिनोमिक लेवल पे बात करें कोई जीन इन्वॉल्व हैं, या अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से बात करें, अगर उनके लेवल्स का अप एंड डाउन होना किसी एबनॉर्मलिटी से बिलोंग कर रहा है, अगर हम इनको स्टडी कर रहे हैं, तो ये फील्ड चूंकि स्टडी सारी की सारी किस पे हो रही है, कंप्यूटर बैठ के हो रही है, इन सिलिको हो रही है। ठीक है, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इस फील्ड को जिसमें हम जस्ट फोकस किसको कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या ब्रेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, तो ये फील्ड हमारी पे कहलाती है न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है,
इसी तरह दूसरी जो हमारी फील्ड है वो हमारी इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। इम्यून इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, ये वर्ड निकला है इम्यून सिस्टम से, ठीक है। तो अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं यूजिंग आईटी टेक्नोलॉजी, तो ये जिसमें हमारी वैक्सीन डेवलपमेंट भी आ जाती है, और नॉट ओनली वैक्सीन डेवलपमेंट, इवन अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रॉपर मैकेनिज्म को जो कि पूरे आपके इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फील्ड आपकी बन जाती है इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास कीमो इन्फॉर्मेटिक्स आती है। कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स आपके नेचुरल प्रोडक्ट से भी हो सकते हैं, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी कहना चाहिए ड्रग टारगेट करने में, ड्रग डिस्कवरी के अंदर हो सकती है, या उसके हवाले से हम डिफरेंट उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये फील्ड हमारी कहलाती है कीमो इन्फॉर्मेटिक्स की, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ड्रग डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो आपके पास जो है वो CADD की टेक्निक है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी, ठीक है। ये एक पूरी पाइपलाइन होती है जिसमें हम ना सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, बल्कि उन केमिकल कंपाउंड्स का फिर इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ, डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ, चैनल्स के साथ देखा जाता है कि आइदर वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। इट डिपेंड्स कि हम उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम हिस्ट्री के हवाले से बात करें, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ओरिजिन जो है ना, वो अर्ली 50s ही में शुरू हो जाता है, ठीक है। किस तरह से शुरू होता है? मतलब बड़ी अजीब सी बात है। हम कहते हैं, हमने अब तक ये पढ़ा था, ये सुना था कि 1953 के अंदर वेस्टर्न एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है एक्चुअली, इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, ए जो है वो टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सी जो है वो जी के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये एक डबल हेलिक्स डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। बट इनडायरेक्टली अगर हम सोचें, तो यहाँ ये जो ATCG जो थे, जिसको हम बात करें बायोलॉजिकल डेटा की टर्म में, तो इनका ओरिजिन तो हो गया था ना। ऑल्दो उस वक्त कोई डेटाबेस नहीं थे, ऑल्दो उस वक्त परहैप्स कंप्यूटर भी नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त तो कोई स्टोरेज डिवाइसेस भी इस तरह से नहीं थी। बट एक डेटा के हवाले से हम बात करें तो वो जनरेट होना शुरू हो गई थी। फिर 1960s और 70s के इन बिटवीन अगर हम देखें, तो जब हमारे पास जेनेटिक कोड्स के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया कि किस तरीके से डीएनए एंड प्रोटीन का जो रिलेशन है उसको हम किस तरह से मैप कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को हम किस तरह से मैप कर सकते हैं, किस तरह डीएनए के 4 लेटर प्रोटीन के 20 लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये रिलेशन को किस तरह से मैप किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो जेनेटिक कोड था, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम कोडोन भी कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, कोडोन जो है, कोडोन क्या होता है, सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड जो कि किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। वहीं से ये जो रिलेशनशिप जो था डीएनए का और प्रोटीन का, ये बिल्डअप हुआ। फिर डेफिनेटली उसी दौरान 1970s ही के अंदर जो था, डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस जो थे, प्रोटीन के कुछ सीक्वेंसेस जो थे, वो सीक्वेंस हुए मशीनों के जरिए, डिफरेंट सीक्वेंसर्स के जरिए, और उस डेटा को जो है स्पेसिफिक एटलसिस के अंदर लिखा जाता था, ठीक है। उस वक्त डिवाइसेस नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, और डेफिनेटली कोई ऐसा भी नहीं था कि सुबह शाम सीक्वेंसिंग हो रही है। कोई सालों में कोई एक आध प्रोटीन का सीक्वेंस हुआ करता था, या डीएनए का जो है वो सीक्वेंस हुआ करता था। तो उस सीक्वेंस को स्पेसिफिक एटलसिस के अंदर लिखा जाता था। एटलसिस क्या थे? बुक्स थी, जर्नल्स थे, उसके अंदर उसको पब्लिश करवाया जाता था। क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा डेटा था ना, उसको हम आराम से एटलसिस के अंदर मैनेज कर सकते थे। लेकिन जब आपकी 80s का पीरियड चला, उस वक्त जब आपके पास डेटा जो था वो आहिस्ता 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 जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ, सेंजर सीक्वेंस आया और सेंजर सीक्वेंसर आया, और फिर उसमें उसके जरिए जो है डीएनए के सीक्वेंसेस जो है वो सीक्वेंस होने लगे। डेफिनेटली ये डेटा जो है वो आपका बढ़ता चला गया।
और साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर को हम सिर्फ इस डेटा को जर्नल्स के अंदर या एटलसेस के अंदर रखते हैं तो इशू क्या होगा कि देखें, हर एक की तो बसात नहीं है ना कि हर एटलस तक पहुंच जाए, हर जो भी पब्लिश आर्टिकल है उस तक पहुंच जाए। तो कोई एक ऐसा सेंट्रल जगह होनी चाहिए जहां पर ये तमाम डेटा को हम प्लेस कर सकें। तो वहां पर से जो है ये डेटा बेसिस का जो कॉन्सेप्ट था ना वो शुरू हुआ 1980s की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देयर आर फ्यू मैसेजेस, मैं इनको थोड़ा सा देख लूं। जी हाँ, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो ब्रांचेस हैं, मैंने भी आप लोगों से ही कहा कि ब्रांचेस वाली स्लाइड मुझसे मिस हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, हम बात ही कर रहे थे कि 1980s के अंदर जो है सीक्वेंसेस जो हैं हमारे बढ़ते चले गए, सेंजर सीक्वेंसर आने के बाद, और लोगों ने प्रोटीन के सीक्वेंस को सीक्वेंस करना स्लो कर दिया और डीएनए सीक्वेंस को सीक्वेंस करना, मतलब वो प्रोसेस आसान था, उस मशीन को डील करना आसान था, उसमें जो केमिकल का एक्सपेंस था वो कम था एज कम्पेयर टू द प्रोटीन सीक्वेंसिंग। तो फिर लोगों ने ज्यादा जो था, और फिर वो रिलेशन भी निकल आ चुका था कि भाई ठीक है, डीएनए ही तो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तो अगर हम डीएनए को सीक्वेंस कर लेते हैं जो कि आसानी से सीक्वेंस हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रोटीन सीक्वेंस, तो फिर उसको हम बाद में भी जो है वो ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो 1980s में जो था ये डेटा आहिस्ता 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 ग्रो होना शुरू हुआ। फिर 1990s के अंदर जब आपका जिनोमिक एरा आया, जिसमें आपके पास जो है वो सेंजर के बाद मैक्सम गिलबर्ट और मजीद टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती गई, तो वहां पर आपके पास डीएनए के जो सीक्वेंसेस थे ना उनकी मतलब क्वांटिटी जो है वो एकदम से बहुत रैपिडली जो है उसमें एक्सपोनेंशियली जिसको हम कहें कि ग्रोथ हुई। अब उस डेटा को मैनेज करने के लिए फिर डिफरेंट डेटा बेसिस बने। डेटा बेसिस दुनिया में दो तीन जगह पर बने, फॉर एग्जांपल यूएस साइड पे बने, यूएसए साइड पे बने, जिसके अंदर जैन बैंक आता है। यूके साइड पे बने जिसमें आपके पास अब उसका नाम ईएनए हो गया है, पहले उसका नाम ईएमबीएल हुआ करता था। इसी तरह जापान एशिया के अंदर जो है वो जापान साइड पे बना जिसका नाम था डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। तो अब ये डिफरेंट डेटाबेसेस ने जो है इस इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू किया एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, देन अगर हम ईयर 2000 की बात करें, जबकि जीनोम जो था, ह्यूमन जीनोम जो था, उसका फर्स्ट इनिशियल ड्राफ्ट जो था वो भी सीक्वेंस हो गया था। और आप बिलीव करेंगे कि उस वक्त जो ईयर 2000 में ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस हुआ था एक, ठीक है, वो भी पार्शियल था, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस नहीं हुआ था ह्यूमन का, उसको सीक्वेंस करने में साइंटिस्ट को तकरीबन 10 साल लगे थे। यानी कि 10 सालों में, और ये किसी एक लैब का काम नहीं था, ये दुनिया में मुख्तलिफ लैब ने कोलैबोरेशन के साथ काम किया था और ह्यूमन के जीनोम को जो है वो पार्शली सीक्वेंस करने की कोशिश की थी। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अर्ली 2000 के अंदर। और ये कहा गया था कि चूंकि अब जीनोम जो है ह्यूमन का सीक्वेंस हो चुका है, डेटा हमारे पास आ चुका है, तो हम बहुत सारी चीजों को जो है बहुत रैपिडली समझ लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमन जीनोम इज, मतलब क्रेजी आप हो जाएंगे, लेकिन आप उसको समझना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना इतना आसान काम नहीं है। देन ईयर 2010 के अंदर जो है आपके पास नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसर आया, और इसके साथ साथ डिफरेंट हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मशीन्स जो हैं वो आई, जिसने सीक्वेंसिंग के जो प्रोसेस था, डीएनए सीक्वेंसिंग का जो प्रोसेस था, उसको ना सिर्फ ये कि आसान कर दिया, आप चीप भी कर दिया, प्रोसेस आसान हो गया, चीप हो गया, और बहुत कम टाइम के अंदर आप एक पूरे के पूरे जीनोम को जो है वो सीक्वेंस करने के काबिल हो गए। अब जब सीक्वेंस जीनोम लेवल की सीक्वेंस की बात आती है ना, तो देखिए, अगर आप एक प्रोकैरियोट का जीनोम भी लेते हैं ना, तो एक प्रोकैरियोट के भी जीनोम में मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ बेस पेयर। ठीक है, 2 मिलियन 3 मिलियन बेस पेयर्स भी अगर हैं तो 2 मिलियन 3 मिलियन बेस पेयर्स का भी मतलब आपको पता है 20-30 लाख न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड्स जो हैं उसमें मौजूद होंगे। उनकी केमिस्ट्री को समझना कि वो किन किन प्रोटीन को कोड करेगा, किस कंडीशन में कोड करेगा, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा टास्क था। दूसरी तरफ जब हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, तो ह्यूमन जीनोम जब सीक्वेंस हुआ तो पता चला कि ह्यूमन जीनोम में 3.2 बिलियन
बेस पेयर्स मौजूद हैं, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स मौजूद हैं। और फिर उनको समझना, उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना, उनके कोरिलेशन को, जीन के कोरिलेशन को समझना, ये एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। ठीक है, ईयर 2020 के अंदर एल्गोरिदम्स के ऊपर लोगों ने काम किया, मशीन लर्निंग के ऊपर काम किया, एआई टेक्नोलॉजी पे काम किया, और इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया बायोलॉजिकल डेटा पर, और फिर बहुत सारे जो क्वेश्चन रेज हुए उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की यूजिंग आईटी टेक्नोलॉजी। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक एडवांस पीरियड है, हमें नहीं पता आने वाले वक्त के अंदर और मजीद कितनी एडवांसमेंट होगी। बहरहाल हम इन तमाम टेक्नोलॉजीज में बहुत पीछे हैं। ये तमाम एक्टिविटीज जो करवाने का मकसद है वो आप लोगों को बताना कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, किन चीजों को हमें कवर अप करना है, किन चीजों को हमें मोर फोकस करना है। ठीक है, तो जो चीजें हमारे हाथ में है डेफिनेटली वो हम कर सकते हैं। आपके पास बायोलॉजिकल डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो साइट्स आपको पता होनी चाहिए कि डेटा कहाँ से निकालना है, किस कंडीशन में निकालना है। क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए किस वर्क फ्लो को आपने अपनाना है, ताकि आप वो जो क्वेश्चन है आपके माइंड में उसको आप सॉर्ट आउट कर सको। ठीक है, अब हम आगे, अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने डिस्कस ये करना था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्चुअली किन एरियाज को ज्यादा कवर अप करती है। तो उनमें आपके पास ये जो तीन चार कहना चाहिए कि एरियाज आते हैं। जो सबसे बड़ा एरिया वो हमारा जिनोमिक्स कहलाता है। बाय डेफिनेशन अगर मैं जिनोमिक्स को बताऊं तो जिनोमिक्स सिंपली क्या है आपका, कि स्टडी ऑफ जीनोम। ठीक है, और जीनोम क्या है, जीनोम सिंपली आपका किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर, वो चाहे आपका यूकैरियोटिक सेल है चाहे आपका वो प्रोकैरियोटिक सेल है, किसी भी पर्टिकुलर जीनोम के अंदर पाए जाने वाले टोटल डीएनए कंटेंट जो है वो आपका जीनोम कहलाता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो जो भी जीनोम तो डेफिनेटली इनबिल्ट, जब सेल बनता है उसी वक्त आपका जीनोम जो है वो डिसाइड हो जाता है। उस जीनोम में क्या कोड होना है, क्या कोड नहीं होना, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है उस जीनोम के अंदर हो जाती है। ठीक है, किस जगह पर म्यूटेशन आ गई है, कौन सी चीज नॉर्मल है, कौन सी चीज अल्टर हो गई है, ये तमाम चीजें भी उसमें प्रोग्राम्ड हो चुकी होती हैं जिस वक्त सेल जो है वो बन रहा होता है। ठीक है, अगेन सेल आपका कोई भी हो सकता है, वो प्लांट सेल हो सकता है, वो एनिमल सेल हो सकता है, वो ह्यूमन सेल हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, किसी वायरस का सेल हो सकता है, किसी फंगस का सेल हो सकता है, किसी प्लांट का सेल हो सकता है। तो जिनोमिक्स सिंपली क्या है, जिनोमिक्स एक सिंपली आपकी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम जीनोम्स को स्टडी करते हैं। और जीनोम क्या है, जीनोम सिंपली आपका क्या है, टोटल डीएनए कंटेंट जो किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर पाया जाता है। जिनोमिक्स के अंदर हम ना सिर्फ डीएनए सीक्वेंसेस को स्टडी करते हैं, हम जीन्स को डिस्कवर करते हैं, जीन को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन आती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जीन्स के अंदर जो एवोल्यूशन आया ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जिसकी वजह से एक जीनोम दूसरे जीनोम से डिफर हो जाता है। भाई देखिए, हम तमाम ह्यूमन है ना, ठीक है, लेकिन हम सब एक दूसरे से अलग अलग नजर आते हैं। वाई इट इज सो, क्यों हम, इवन हम सबकी दो आंखें हैं, मतलब अगर हम देखें तो बाज़ाहिर हमारे तमाम जितने भी फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, बट स्टिल हम में से किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का फेयर है, किसी के हेयर जो हैं वो कर्ल हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, किसी का जो है वो हाइट टॉलर है, कोई शॉर्टर है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे, ये तो एक अपेरेंट फीचर्स हो गए ना। इसी तरह से अगर हम इंटेलेक्चुअली भी देखें तो हम सब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, किसी की इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को बहुत तेजी से समझ लेता है, और किसी की इंटेलेक्चुअल पावर थोड़ी सी स्लो होती है, उसको समझने में कुछ चीज़ें जो है वो टाइम लगता है। तो जिनोमिक्स की जो स्टडी है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी करेंगे और ये सब चीज़ें, आप इन तमाम क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि हमारे माइंड में रिलेटेड टू द जीनोम आते हैं, उन सबको हम स्टडी कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ जीनोमिक्स। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है प्रोटियोमिक्स की फील्ड। तो प्रोटियोमिक्स जो है स्टडी ऑफ प्रोटीन, सिंपल। ठीक है, और दूसरी तरीके से मैं बताऊं, स्टडी ऑफ प्रोटीन तो है, लेकिन जो एक प्रोटियोम का जो वर्ड है ना वो इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर
एक वक्त में पाए जाने वाली टोटल प्रोटीन वो उसका प्रोटियोम कहलाती है, ठीक है। तो प्रोटियोमिक्स जो है ना वो एक्चुअली स्टडी ऑफ प्रोटीन नहीं है बल्कि स्टडी ऑफ प्रोटियोम है, ठीक है। और प्रोटियोम जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया क्या है कि प्रोटियोम इज द टोटल प्रोटीन कंटेंट जो कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर पाया जाता है, वो हमारा प्रोटियोम कहलाता है। अब प्रोटीन जो है डेफिनेटली आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोटीन आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन आपके ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, प्रोटीन आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, चैनल्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं। वैरायटी ऑफ आपकी जो प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है और वो वैरायटी ऑफ फंक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है। समझना इसलिए जरूरी है कि हमारी बॉडी का मोर देन 90%, 95% काम जो है वो इन्हीं प्रोटीन की मदद से हो रहा है, ठीक है। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा समझना, हम मल्टीटास्किंग है, हमारा ब्रीथ करना, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिज्म, ये तमाम के तमाम पिलर्स जो है ना ये सारे के सारे बैक साइड पे किसी ना किसी प्रोटीन से जो है वो लिंक करते हैं। तो प्रोटीन जो है वो हमारा एक्चुअली वो मॉलिक्यूल है बॉडी का जो कि एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर तीसरी फील्ड हमारे पास आती है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की। तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स निकला है ट्रांस स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो जिस तरह से प्रोटियोम था, जिस तरह से जीनोम था, इसी तरह से ट्रांसक्रिप्टोम है। ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब क्या होता है कि टोटल एमआरएनए कंटेंट, या ट्रांसक्रिप्ट भी आप उसको कह सकते हैं, टोटल एमआरएनए कंटेंट found in any particular cell is called as transcriptome, and study of transcriptome is called as transcriptomics, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास देखिए, आप लोगों को भी पता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो जीनोम पाया जाता है ना वो 100% जो है ना वो ट्रांसक्राइब नहीं होता। हमारे पास बहुत सारा ऐसा जंक डीएनए है जो कि ट्रांसलेट होता ही नहीं है या ट्रांसक्राइब होता ही नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट उस पर वर्किंग कर रहे हैं बट एग्जैक्टली अभी तक वो उस जंक डीएनए का फंक्शन नहीं जान पाए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ओवरऑल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने में इस्तेमाल होता है, मतलब इसका फंक्शन जो है वो ओवरऑल जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जीनोम का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करने में इन्वॉल्व होता है। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्टोम है ना, हमारा जो आरएनए कंटेंट है जो कि हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, ये आरएनए कंटेंट ही है जो कि एक्चुअली क्या बनाता है, फाइनली प्रोटीन बनाता है। वो जो हमारा कंटेंट है जिसको हम एक्सप्रेशन डेटा भी कहते हैं, रेगुलेशन डेटा भी कहते हैं, इसमें कौन सी जीन जो है पर्टिकुलर कंडीशन में अप रेगुलेट हो जाती है, कौन सी जीन जो है पर्टिकुलर कंडीशन में डाउन रेगुलेट हो जाती है, ये तमाम चीजें जो है वो स्टडी की जाती हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अंदर। हमारे पास एक मॉड्यूल जो है जिसमें हम ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस जो है वो भी करेंगे, हमारे पास एनजीएस का एक मॉड्यूल है जिसमें हम जीनोमिक एनालिसिस भी करेंगे। बाकी प्रोटीन तो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, इसको तो हमने हर हालत में टच ही करना है। चौथी जो फील्ड है वो हमारी कहलाती है सिस्टम बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी में सिंपली क्या होता है कि सिस्टम बायोलॉजी के अंदर हम हमारी बॉडी के अंदर जो एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, चाहे वो आपका कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें आपका कहना चाहिए कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वो आपका चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो आपका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपका इवन कोई भी प्रोसेस जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स शामिल हैं, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व हैं, जीनोम का कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट करता है, इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए एक्चुअली हमें पूरे सिस्टम को जो है वो समझना पड़ता है, ठीक है। तो जो सिस्टम बायोलॉजी है इसमें आपके नॉर्मली जो आते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आ जाते हैं और उनका आपस में इंटरेक्शंस आ जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रोटीन के डैमेज होने से, किसी पर्टिकुलर जीन के डैमेज होने की वजह से कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि आगे जाके किसी ना किसी डिजीज का बास बन सकता है, किसी एबनॉर्मलिटी का जो है वो बास बन सकता है। तो सिस्टम बायोलॉजी हमारी फोर्थ फील्ड है जिसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड जो है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया जो देना था वो इस हवाले से था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है
रिसर्च पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो किन किन एरियाज के अंदर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की रिसर्चेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो बिल्कुल एक क्लियर विजन है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर मेडिसिन्स जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, डिफरेंट मेडिसिन्स जो है वो मार्केट में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा हम क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमें पता है कि हमारा मुल्क का जो ज़र मुबादला है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर। इस एग्रीकल्चर को सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, हमारी क्रॉप्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से क्वालिटी क्रॉप मार्केट के अंदर लेकर आई जाए, ये तमाम चीजें जो है वो हम इन सिलिको स्टडीज के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंसेस के अंदर जो है फॉर एग्जांपल अगर कोई हादसा हो जाता है और वहां पर किसी शख्स की शनाख्त करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो वहां पर आपकी फॉरेंसिक एनालिसिस के अंदर जो है, या जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये भी हमारा बायोलॉजिकल डेटा है, ठीक है। तो फॉरेंसिक एनालिसिस के अंदर जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो आपको हेल्प आउट कर रही होती है। इसके अलावा आपके पास जो एवोल्यूशनरी स्टडीज हैं, यानी कि एवोल्यूशनरी फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन का जो जीनोम है वो 99% तकरीबन 98% जो है वो मोंकी के साथ जो है वो रिजेंबल करता है, ठीक है। तो मतलब ऐसी क्या चीजें हैं, या हम ये कहते हैं जो मतलब ठीक है, हमारा तो ऑल दो इस पे बिलीव नहीं है बीइंग अ मुस्लिम कि हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमारा ओरिजिन है और हम मुसलमान ही पैदा, सॉरी इंसान ही पैदा हुए और फिर इंसान ही आगे चले, ठीक है। मुसलमान और फिर बाकी चीजें तो फिर डेफिनेटली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए अकॉर्डिंग टू जिसका भी जो अकीदा था। बट हम इंसान पैदा हुए, ठीक है। एवोल्यूशन क्या कहती है, अगर हम सीक्वेंस की बुनियाद पे बात करते हैं, साइंटिफिक कहना चाहिए कि रिजल्ट्स की बुनियाद पे बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं, साइंस ये कहती है कि इंसान जो है वो शायद कभी बंदर हुआ करते थे, ठीक है। और उनके अंदर जो है वो वक्त के साथ साथ चेंजेस आई और फिर ये एक मॉडर्न फेज जो है जो कि ह्यूमन की शक्ल में मौजूद है वो इस वक्त मौजूद है। तो मोंकी और ह्यूमन जो है चूंकि इनका जीनोम इतना ज्यादा रिजेंबल करता है, तो ये एवोल्यूशनरी मतलब कहीं पास्ट के अंदर शायद कभी कहीं किसी वक्त के अंदर ये कोई एक ही स्पीशी हुआ करती थी जिसके अंदर आहिस्ता 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 वेरिएशन आई, चेंजेस आई, और ह्यूमन जो है वो अलग हो गए और मॉन्कीज जो है वो अलग हो गए, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी स्टडीज जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो माइक्रो एरे डेटा होता है, जो मैं अभी जीन एक्सप्रेशन डेटा की बात कर रही थी, एनजीएस जो डेटा होता है उसके एनालिसिस जो है वो कंप्लीटली इन सिलिको की जाती है, आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड डेटाबेसेस की मदद से की जाती है। देन अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है और उसके अगेंस्ट हम कोई ड्रग जो है वो बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उस प्रोटीन जो है जिस पे हमने काम करना है उसके अंदर कौन से एक्टिव साइट्स हैं, कौन से अमीनो एसिड्स हैं, जिसके साथ हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को जो है जब बाइंड करेंगे तो वो उस प्रोटीन की एक्टिविटी को रोकेगा और या इनहिबिट करेगा इनडायरेक्टली, ठीक है। और इनहिबिशन के बाद हम ये कह सकेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड चूंकि इस प्रोटीन को टारगेट करता है और ये प्रोटीन जो है ये डिजीज कॉज कर रही है, जब इसके फंक्शन को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो ये डिजीज को हम किसी तौर पर कवर अप कर सकेंगे। तो इन सिलिको टेक्निक के जरिए जो है वो आप एक्टिव बाइंडिंग साइट्स जो हैं उनकी प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास देखिए जीनोम में मैंने अभी बताया कि ह्यूमन के अंदर 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हैं। अभी जो 3.2 बिलियन बेस पेयर्स हैं तो ये तकरीबन लाखों प्रोटीन्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब इन लाखों प्रोटीन को क्या हम सबकी सब प्रोटीन को टारगेट कर लेंगे, हर प्रोटीन के अगेंस्ट क्या हम मेडिसिन बनाने लग जाएंगे? द आंसर इज नो। डेफिनेटली इनमें से चंद ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनको हम टारगेट करते हैं, जिनके अगेंस्ट हम मेडिसिन बनाते हैं या ड्रग डिस्कवरी की तरफ जाते हैं। तो कौन सी प्रोटीन को हमने टारगेट करना है, जिसके अगेंस्ट हमने मेडिसिन बनानी है, जिसको हमने टारगेट करके फर्दर उसकी कोई मेडिसिनल पर्सपेक्टिव को सर्च करना है। तो ये जो
टारगेट आइडेंटिफिकेशन है, ये भी हम सिंपल इन सिलिको एनालिसिस के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इमेज एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सीटी स्कैन्स देखते हैं, एमआरआई देखते हैं, तो आपको पता है कि जस्ट लुकिंग ऑन द स्क्रीन आप मोफोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के, चाहे वो हमारा ब्रेन है, वो हमारा लिवर है या किडनी है, जस्ट जो भी उसमें चेंजेस आती हैं उसकी बिहाफ पे ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एमआरआई के, ये इतने शार्प होते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो चेंजेस आ रही हैं आपके पास इमेजेस के अंदर जो कि नजर आ रही हैं, ये आइदर किसी डिजीज से बिलोंग करती हैं या ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और अगर डिजीज से बिलोंग करती हैं तो ये डिजीज जो है खुदा ना खास्ता ये कोई मिलेग्नेंट है या ये बनाइन है, ये कोई ट्यूमर है, ट्यूमर की कौन सी स्टेज हो सकती है, मेलेग्नेंसी की कौन सी स्टेज हो सकती है, तो इन तमाम चीजों को जो है वो हम इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर के जरिए स्टडी कर सकते हैं, अगेन जस्ट सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर एप्लीकेशन के हवाले से हम बात करें कि पाकिस्तान में अगर हम रहकर बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं जस्ट इस एम्ब्रेला के अंदर थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है, जिसमें एक काम जो हम कर सकते हैं ये वो एरियाज हैं जिसपे हम एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं और बनाने के बाद उसकी पब्लिकेशन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। एक काम जो हो सकता है वो क्या है कि हम जिनोमिक या पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ जो ये वर्ड इस्तेमाल होता है ना, पर्सनलाइज मेडिसिन, तो ये पर्सनलाइज मेडिसिन का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि आप हर अलग अलग बंदे के लिए मेडिसिन बनाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बना दें। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि एंटीबायोटिक कम खानी चाहिए बिकॉज फिर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है। कुछ लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक से बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो टॉलरेट करते हैं, उनमें रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं जिस पे साइंटिस्ट जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। क्यों हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो हाइजीन का मयार है हमारे अपने अतराफ के अंदर, ठीक है, अगर बाहर से कोई बंदा आता है और उसको इस एनवायरनमेंट में रखा जाए, ठीक है, तो वो कुछ ही अरसे के अंदर, कुछ अरसे के मैं हाल दिनों के अंदर वो बीमार हो जाता है। भाई क्यों बीमार हो रहा है? उसका भी तो जीनोम हमारे जैसा है, वो भी एक ह्यूमन है, हम भी एक ह्यूमन है, बट चूंकि उसका जो हैबिटेट जहां पर से वो आया है, ठीक है, उसके जो हाइजीन का मयार था, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो अतराफ है, वो बिल्कुल वेरी करता है, जिसकी वजह से उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर और हमारे जेनेटिक मेकअप के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या जब वो बंदा हमारे एनवायरनमेंट के साथ या हम उनके एनवायरनमेंट के साथ फौरी तौर पे एडजस्ट नहीं कर सकते, तो क्या वो मेडिसिन जो कि यूरोप में बन रही है, जो अमेरिका में बन रही है, जो कनाडा में बन रही है और उनके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बन रही है, तो क्या वो मेडिसिन हमें सूट करनी चाहिए? इतनी ही उसकी एफिकेसी होनी चाहिए जितनी उनके लिए? तो आंसर इज नो। तो ये जो पर्सनलाइज मेडिसिन की बात की जा रही है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए की जा रही है, अ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए की जा रही है, ठीक है। ये इंडिविजुअल किसी इंसान के लिए नहीं की जाती है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में रहते हुए हमारे जेनेटिक मेकअप को देखते हुए हम किस तरीके से अपने पर्टिकुलर प्रोटीन को टारगेट कर सकते हैं किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट, और फिर उसके अगेंस्ट कौन सी केमिकल ड्रग को, केमिकल कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए लीड कंपाउंड, ठीक है। फिर उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स और उसकी टेस्टिंग जो है वो बाद के मराइल होते हैं। इसी तरह एक और जो प्रोजेक्ट हो सकता है वो आपका क्रॉप मैनेजमेंट के हवाले से हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना है, वाटरिंग कितने टाइम से करनी है, कितना वाटर देना है, फिर छोटी सी जगह पर अभी आजकल आपको पता है कि वर्टिकल आपका जो क्रॉप्स हैं वो लगाई जा रही हैं, और मैनेजमेंट जो है कि कम जगह के अंदर आप बेहतर और अच्छी किस तरीके से क्रॉप मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की जो मैनेजमेंट है हम इन सिलिको स्टडीज के जरिए कर सकते हैं, उस पर प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाह रहे हैं कि जिसका आउटपुट जो है वो ऐसा हो
जो कि जिस जो मतलब जो उसकी प्रोडक्ट है, वो चाहे आपका अनियन है, वो टोमेटो है, वो चावल है, वो गंदम है, वो कपास है, वो जो भी हमारी फसल है, ठीक है, वो लॉन्ग अरसे तक हम उसको प्रिजर्व कर सकें, जब मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू जो उसकी नीड हो उसको प्रॉपर प्राइस के अंदर जो है वो सेल किया जा सके। तो ये चीजें हमने कैसे, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि जिनोम से हमने शुरू करना है और फिर हमने बिजनेस तक लेकर जाना है बात पर, तो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी इसमें आ जाता है, इसमें रिसर्च भी आ जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी के हवाले से भी हमने बात की है कि इसको हम मजीद स्पीड अप कर सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ड्रग डिस्कवरी ही के हवाले से बात नहीं की जा रही है, बल्कि ड्रग रीपर्पजिंग के हवाले से भी अब लोग जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। ड्रग रीपर्पजिंग क्या होती है, मैं आपको बताऊं। ड्रग रीपर्पजिंग में एक्चुअली ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पैनाडॉल है, फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटन है, ठीक है। ऑगमेंटन जो है वही वही एंटीबायोटिक है, हमें पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है आई थिंक। तो उसको जो है हम टारगेट कर सकते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस के अंदर। आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी, इसके अलावा आपके कई इन्फेक्शंस के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या ऑगमेंटन जो है, जिन मतलब वो डेफिनेटली किसी प्रोटीन को टारगेट करती होगी ना, तो क्या ये उन्हीं प्रोटीन को टारगेट कर सकती है ह्यूमन के अंदर, या इसके अलावा भी इसके अदर प्रोटीन टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है ड्रग रीपर्पसिंग। मतलब एक पर्पस तो उसका पता है, मजीद उसके और क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं उसको डिस्कवर करना। इसके अलावा जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, स्पेशली वो डिजीजेस जो कि एक दूसरे से लगती हैं, ठीक है, उनको स्प्रेड होने से कैसे बचाया जाए। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा का आपको पता है वायरस के अंदर बहुत तेजी से चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसके कंट्रोल्स के ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जब आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है, इन तमाम चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं। एक और जो आपका डेफिनेटली काम हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, वो ये कि आप जो है वो एकेडमिक में या रिसर्च के अंदर डिफरेंट पब्लिकेशंस लेकर आए। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एज अ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो है वो डिफरेंट कोर्सेज जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं, जहां पर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस को जो है बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बायोटेक टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, जहां पर आपके पास इवन बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फूड टेक्नोलॉजी हो गई कि किस तरीके से जो आपके फूड्स हैं, स्पेशली ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ बनती हैं, फॉर एग्जांपल योगर्ट हो गया, चीज हो गया, ऑल्दो हम इस पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, बट इस इंडस्ट्री को हम किस तरीके से ऊपर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। किन चीजों पे, किन एंजाइम्स पे, किन प्रोटीन्स पे हमें काम करना है कि हम अपनी बायोटेक इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर सकें यूजिंग आपकी जो इन सिलिको रिसर्च टेक्नोलॉजीज हैं, इनके आउटपुट पे इन क्वेश्चंस को हम सोचें और फिर इससे आंसर्स निकालें और उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इम्प्रूव करवाएं, इम्प्लीमेंट करवाएं और उसके आउटपुट को जो है वो इंकरेज करवाएं। तो इस तरह से सिंपल आप इन तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के अंदर सिंपली काम कर सकते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो वो तमाम काम तो हो ही रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर हमारा अपना इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री जो है वो अदर देन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएस कनाडा में अगर हम देखें, यूके में देखें, जहां पर एक्चुअली उनकी अपनी क्रॉप्स इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो इन पर हम ज्यादा अपना आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। ग्लोबली जो लोग काम कर रहे हैं वो जिनोमिक साइड पे काम कर रहे हैं, वेरिएशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, पर्सनलाइज मेडिसिन पे या प्रिसीजन मेडिसिन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। एवोल्यूशनरी स्टडीज पे काम किया जा रहा है कि किस तरीके से कौन से ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन था वो किस तरीके से हुआ, आपस में इनका किस तरीके से रिलेशन बनता है, कौन सी प्रोटीन ड्यूरिंग एवोल्यूशन किस तरह से चेंज होती चली गई और उसका इफेक्ट उसके फंक्शन के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे आया, उसके ऊपर हम स्टडी ग्लोबली जो है वो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडीज कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, यानी कि आपके जो टूल्स बन रहे हैं, आपके जो डेटाबेसेस बन रहे हैं,
आपके जो एल्गोरिदम्स बन रहे हैं, ये काम हम नहीं कर सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम नहीं कर सकते। वजह ये, अभी तो हमें टूल्स का इस्तेमाल करना ही नहीं आया। तो टूल बनाने की तो बात जो है वो बहुत दूर की आ जाती है। लेकिन ग्लोबली इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत है एंड दे आर हाईली पेड। मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कि इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त दुनिया के वो हाईली पेड लोगों में शुमार होते हैं, जो कि इस लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कि एल्गोरिदम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, टूल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने अभी इंडस्ट्री के हवाले से डिस्कस किया, फूड इंडस्ट्री हो गई, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो आप इन सिलिको रिसर्च को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर आप फर्दर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं या इसको अप्लाई कर सकते हैं, या दुनिया में अगर हम कहा जाए तो इन रिसर्चेस को अप्लाई किया जा रहा है। अच्छा, फिर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात करें। अपॉर्चुनिटीज में भी आपको दिखाऊंगी एक दो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोगों को मेरा ख्याल है आज ही से थोड़ा सा वर्किंग शुरू करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए कि किस तरीके से जो है आप, सॉरी एक सेकंड कॉल आ गई थी, कि किस तरीके से जो है आप अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो किन डोमेन्स को आपने समझना होगा, किन प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन करना होगा, ताकि डे बाय डे, ठीक है आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप जब मुस्तकिल अपॉर्चुनिटीज आती हुई देखेंगे ना, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि भाई क्या चीज हम में कम है। ठीक है, और अब इस चीज को समझने के लिए हमें किससे कंसल्ट करना है। ठीक है, नॉट नेसेसरी वो मैं हूं, वो कोई भी हो सकता है, और बेहतर लोग हो सकते हैं, मजीद बेहतर लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट करें, उन चीजों को अपना उन एरियाज को जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज जो है अब इस वक्त जो करंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके पास डिफरेंट फंडिंग्स हैं अवेलेबल, जिसमें डिफरेंट जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं मिलते हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए एमफिल स्टूडेंट, एज अ पीएचडी स्टूडेंट आप जा सकते हैं, एज अ बैचलर स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं ऐसे, कराची में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी, बलूचिस्तान में थोड़ा सा कम है इस दफ़ा अभी अभी फ़िलहाल तक, बट इन तमाम जगहों पर जो है कुछ लैब्स हैं जो कि इन सिलिको रिसर्चेस करती हैं, उनके पास प्रॉपर फंडिंग होती है, वो एज अ रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट जो है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड स्टूडेंट को भी लेते हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो ये तो है इस वक्त के करंट ट्रेंड, जिन अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप जा सकते हैं। या फिर ग्लोबली अगर आप देखें या इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें, तो दूसरा साइड जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट की पोजीशन होती है, जिसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट के अंदर डेवलपर्स भी आ जाते हैं और यूजर्स भी आ जाते हैं। देखिए मी माई सेल्फ जो है मैं यूजर हूँ, आई एम नॉट द डेवलपर। ठीक है, मैं कोई डेटाबेस नहीं बना सकती, मैं कोई टूल नहीं बना सकती, मैं कोई एल्गोरिदम नहीं बना सकती, बिकॉज डेफिनेटली मैंने जिस तरह से बताया मेरा बैकग्राउंड जो है बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है, और मैं डेटाबेसेस को इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं बायोलॉजिकल डेटा को समझ सकती हूँ, लेकिन उसको उस डेटा को मतलब को लेकर मैं कोई एल्गोरिदम बना दूं या कोई टूल बना दूं, डेफिनेटली आई कैन नॉट, बिकॉज मुझे नहीं पता लैंग्वेजेस क्या हैं, मुझे नहीं पता मशीन लर्निंग क्या है, मुझे नहीं पता डेटा को किस तरीके से डिफरेंट, पाइथन क्या है, आर क्या है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपके पास एक बहुत ही स्ट्रांग बैकग्राउंड नॉलेज जो है उन तमाम चीजों की होनी चाहिए। ठीक है, फिर फ्यूचर में आने वाले वक्तों में, ये तो अभी हमने करंट ट्रेंड की बात की ना, अगर हम आने वाले वक्तों में देखें तो एजुकेशनल साइड और रिसर्च साइड पे तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो की जा सकती है बिटवीन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, बिटवीन रिसर्चर्स, बिटवीन जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो की जा सकती है। उस कोलैबोरेशन से बहुत ही अच्छे और बेहतर प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कहना चाहिए कि जो करिकुलम्स हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन्स के हों, बायोकेमिस्ट्री के हों, बायोटेक्नोलॉजी के हों, माइक्रोबायोलॉजी के, जेनेटिक्स के या केमिस्ट्री के, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। और मॉडिफाई इस तरह से किया जाए कि इन करंट ट्रेंड्स को भी जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए बैचलर लेवल के ऊपर। ठीक है, ये फ्यूचर ट्रेंड्स जो है अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा एआई, मशीन लर्निंग किस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आने वाली है,
और जो आपकी रिसर्च है वो एकदम से किस तरह से चेंज होने वाली है। इस वक्त जो लोग खड़े हैं ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो तलाश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी रिसर्च को मजीद स्ट्रांग बना सकते हैं, कैपेबल कर सकते हैं, और अच्छा आउटपुट जो है वो मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा आज का ये जो एक लास्ट टॉपिक था जिसको मुझे डिस्कस करना था। अच्छा, सो फार आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के हवाले से। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, केपीके में कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, अच्छा सॉरी भाई। मेरे हिसाब से केपीके से काफी बच्चे हैं हमारे पास, कुछ यूनिवर्सिटीज में हैं। फॉर एग्जांपल मर्दान में मेरे कुलीग हुआ करते हैं, डॉक्टर अब्दुल वदूद। ठीक है, वो इन सिलिको साइट से काम करवा रहे हैं, जिन्हें पर्सनली जानती हूँ। इसके अलावा एक और हैं, आई थिंक डॉक्टर फरहत, डॉक्टर फरहत डॉक्टर फरहत अमीन है। शी इज ऑल्सो माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। पिशावर यूनिवर्सिटीज में होती है, नहीं, पिशावर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नौरीन है, नौरीन अजहर, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो इन सिलिको वर्क करवाती हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर फरहत अमीन है, बेनजीर बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ठीक है, वहां पर वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बैचलर प्रोग्राम भी चला रही हैं, उसको लीड कर रही हैं। और इसके अलावा वो इन सिलिको वर्क जो है वो करवाती हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों को तो मैं जानती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी, बोलें। मैम, ये जो हमने अभी बॉडी सिस्टम के बारे में हम जब पढ़ रहे थे की एरियाज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो आपने यहाँ पे हमें बताया इट इज ऑल रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन होती है, लाइक अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। बिल्कुल ऐसा है। देखें, अगर आपका फॉर एग्जांपल देखें फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल एलिवेटेड होता है, ठीक है, उसी वक्त हमारे पास बॉडी में सिग्नल्स आते हैं, और उन सिग्नल्स का कहना ये होता है कि भाई अब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दो। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होगी इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स है ना, वो जीनोम को ट्रिगर किए जाएंगे कि भाई इन जीन्स को जो है ना वो रिलीज करना शुरू करो, उनका एक्सप्रेशन जो है वो तेजी से कर दो, बिकॉज ग्लूकोज का जो है वो भरमार हो चुकी है। अगर ये ज्यादा अरसे ब्लड के अंदर रहेगी तो बॉडी के अंदर खराबी पैदा करेगी। उसको यूटिलाइज करने के लिए तेजी से ग्लूकोज को सेल के अंदर डाला जाता है, और सेल के अंदर जो है वो एंजाइम जो है ग्लाइकोलिसिस के, उनकी कहना चाहिए कि सिंथेसिस जो है वो स्पीड अप हो जाती है। उनकी जो जीन्स हैं वो तेजी से जो है वो बनने, जीन्स तो एक्चुअली मौजूद होती हैं, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं। और वो जो प्रोटीन यानी कि हमारे एंजाइम्स हैं, हेक्सोकाइनेज, फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और फिर सारे पायरुवेट काइनेज तक के जितने भी एंजाइम्स हैं, वन बाय वन वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अगर को खुदा ना खास्ता कोई भी एक पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस आ जाए, कोई मॉडिफिकेशन आ जाए, कोई म्यूटेशन आ जाए, अगर उसकी सिंथेसिस रुक जाए तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। लेकिन एंजाइम बने यानी कि सिंथेसिस हो, लेकिन अपना फंक्शन प्रोड्यूस ना कर सके, दोनों कंडीशन में आपके एक कहना चाहिए कि वायलेंस पैदा होगा, और डिजीज के डिफरेंट सिम्टम्स हैं वो आपके सामने आएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से नहीं है। आपको पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या इशू हो सकता है। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम, जी बोलें। अच्छा मैम, आपसे ये क्वेश्चन करना है ना कि मे बी इन फ्यूचर हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे, तो वो आपसे ये क्वेश्चन करना था कि हम जब सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे तो क्या हम उसमें जो आजकल के मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स आए हैं, ESM2 ट्रांसफार्मर और टोकनाइजर्स, तो क्या हम वो भी यूज करेंगे या सिंपल हम बिल ब्लास्ट और क्लास्ट नहीं 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 क्लस्टर नहीं, डब्ल्यू? नहीं मैं आपको बताऊं, देखें हमारे जो शुरू के मॉड्यूल्स हैं उसमें तो हम बेसिक यही लेके चलेंगे, ब्लास्ट हो गया, क्लस्टर डब्ल्यू, और ये हो गया। लेकिन जब हम एनजीएस के ऊपर आएंगे तो वहां पर चूंकि आपको मैंने बताया है कि हम लिनक्स बेस्ड भी काम करेंगे। ठीक है, और कुछ ऑनलाइन सर्वर्स हैं जिसके जरिए हम आपकी ये सारे काम कर सकते हैं। तो उसमें सैम टूल्स भी है, बैम टूल्स भी है,
ठीक है, आपके पास BWA कमांड भी है, इन तमाम चीजों को हम यूज करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, पंजाब में भी भाई रिसर्च सेंटर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स कई यूनिवर्सिटीज जो है वो करवा रही हैं पंजाब में। मैं अभी आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगी, बल्कि आप लोग ये काम करिएगा, ये जो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे कोई फॉलोवर्स, मेरे पास अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी, मेरे कनेक्शंस भी अच्छे खासे हैं, बट इसलिए कि मेरे जो कनेक्शंस हैं उनमें से भी आप लोगों को डिग अप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं पंजाब साइड से, स्पेशली डॉक्टर नवीद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, आई थिंक ही इज डूइंग एक्सीलेंट, मतलब वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो है कॉमसेट है, आपके पास माजू है, आपके पास इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, आपके पास कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर सिकंदर होते हैं, ही इज ऑल्सो माई कुलीग, जूनियर कुलीग हैं, जिन्होंने PhD किया था। एक्चुअली PhD के लिए वो बाहर चले गए थे HSC की कोई स्कॉलरशिप के ऊपर, बट उनका जो इनिशियल एडमिशन और सारा प्रोसेस हुआ था वो HEJ से ही हुआ था। तो वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो डिग्री प्रोग्राम है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, उसको लीड कर रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर कैसर होते हैं, वो सीनियर है हमारे HEJ से। ये तमाम बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही के जो हैं वो लोग हैं जो कि एक्चुअली मौजूद हैं KP के साइड पर और पंजाब साइड पर भी। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलूं। चलें, ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के हवाले से, कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या हैं। अभी हमने चूंकि सारी चीज़ों को समझ लिया कि भाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो थी वो एक्चुअली सारी की सारी खड़ी भी है बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर। ठीक है, बायोलॉजिकल डेटा क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजिकल डेटा दो तरफ से आ रहा है, या तो जीनोम से आ रहा है या फिर आपका प्रोटीन से आ रहा है, इमेजेस के फॉर्म में भी आ रहा है, बट हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं सीक्वेंसेस को। ठीक है, तो DNA का डेटा आ रहा है आपके पास या प्रोटीन का डेटा आ रहा है। अभी जो इतना सारा डेटा इकट्ठा होना शुरू हो गया था लेट 90s में और फिर अर्ली 2000 के अंदर, तो फिर लोगों ने इस पे बहुत तेजी से काम किया, और जो इनिशियल डेटाबेसेस बने थे, जिसे जैसा कि मैंने नाम लिया जेनबैंक, जैसे कि मैंने नाम लिया EMBL, जैसे कि मैंने नाम लिया आपका DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, तो इन तमाम डेटा बैंक्स के भी मजीद एडवांस डेटाबेसेस बने। ठीक है, जिसमें एनसेम्बल आ जाता है, UCSG आ जाता है, कुछ स्पेशलाइज्ड डेटा बैंक्स आ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल डेटा बैंक, एक्चुअली डेटा बैंक जो है ना, अगर मैं बात कहूँ आपको या डेफिनेशन के हवाले से बताऊं कि डेटा बैंक होता क्या है, डेटा बैंक जो है ना, सिंपली डेटा बैंक का मतलब ये होता है कि स्टोर रूम। ठीक है, ऐसा स्टोर रूम जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डिपॉजिट की जाती है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन किस किस्म की होनी चाहिए, ये बात की बातें हैं, लेकिन आपको सिंपल डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कि डेटाबेस का मतलब है सिंपली एक स्टोर रूम है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक खास तरीके से महफूज किया जाता है। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन अगर बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस हैं तो डेफिनेटली उनके अपने कुछ फॉर्मेट होंगे। फिर ये जो डेटाबेसेस थे इनके लिए ये भी जरूरी हुआ कि ये शेयरेबल फॉर्मेट में हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैं किसी रिसर्च सेंटर में जॉब कर रही हूँ, लेट सपोज मैं किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ जहाँ पर आए दिन जो है वो DNA के सीक्वेंस होते हैं और उसको किसी कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया जाता है, तो कंप्यूटर भी एक तरह से है तो एक छोटा सा डेटाबेस ना, वो बेशक उस या आपकी किसी फ्लॉपी डिवाइस में, CD के अंदर या किसी ड्राइव के अंदर उसको सेव कर देते हैं। तो एक्चुअली तो वो भी तो एक स्टोर रूम है, लेकिन उस स्टोर रूम का फायदा किसको है, उस स्टोर रूम का फायदा तो सिर्फ मुझे होगा ना, बिकॉज उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, उसका उसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, तो डेटाबेसेस के लिए जब साइंटिस्ट ने काम किया ना, तो उन्होंने कहा कि भाई डेटाबेसेस तो बनाने हैं, फिर उन डेटाबेसेस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, किन प्रोटोकॉल्स की बुनियाद पे उनको मैनेज किया जाएगा, और फिर इन डेटाबेसेस को शेयरेबल फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस सिंपली क्या है, दे आर द मीन्स टू हैंडल एंड शेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस के जरिए बायोलॉजिकल डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा
दे सपोर्ट लार्ज स्केल एनालिसिस एफर्ट। इन्हीं डेटाबेसेस की मदद से हम बहुत बड़ी बड़ी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया कि भी हम ब्लास्ट वगैरह ही करेंगे या हम डिफरेंट टूल्स जो है नाम लिए वो भी चलाएंगे। तो ब्लास्ट इटसेल्फ एक टूल है जिसके जरिए हम सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आपका चाहे जीन का है, चाहे डीएनए का है, चाहे प्रोटीन का है, ये जो अलाइनमेंट की जाती है ना, इसमें जो दूसरा एक सीक्वेंस तो हमारा होता है जो हम उसको देते हैं, जो दूसरा सीक्वेंस होता है ना वो डेटा बैंक के अंदर तलाश करता है ऐसे सीक्वेंस को जो कि हमारे सीक्वेंस जैसा सीक्वेंस हो। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बाद में जब वो हमारी लैब होगी, परफॉर्म करेंगे उसे हम। यहाँ सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि डेटाबेसेस जो है वो सिर्फ स्टोर नहीं करते, बल्कि उसको जब डिफरेंट टूल्स के साथ लिंक करवा दिया जाता है ना, तो वो हमारी एनालिसिस में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन डेटाबेसेस को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, इसका एक्सेस इजी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि उसमें जब कोई जाए तो खो ही जाए और उसको चीजें ना मिले। ठीक है, आप इसकी, मैं हमेशा इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही देती हूँ, ये एक अजीब सी लेमन सी एग्जांपल है। भाई हम सबके घरों में जो है वो एक छोटा सा जगह, एक कमरा होता है जिसको हम स्टोर रूम कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर को हमारा वो स्टोर रूम तरीके से रखा हुआ हो तो हम 50 साल पुरानी चीज भी आराम से उसमें से निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन वही स्टोर रूम अगर एक गार्बेज रूम बन जाए, ठीक है, जिसमें हो तो सब चीजें, हमें ये कंफर्म है कि ये चीज उसमें मौजूद है लेकिन उसको तलाश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, ये बातें जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं कि आपने अपने स्टोर रूम को कैसे सजा के रखा हुआ है, कैसे मैनेज करके रखा हुआ है। तो डेटाबेसेस को भी जो है एवरीडे बिहाफ पे, वंस इन अ मंथ, इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। इसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं जिसके बिहाफ पे डेटाबेसेस को मैनेज करना ये एक पूरा का पूरा टास्क होता है, उस पे लोगों को हायर किया जाता है। ठीक है, अभी जो डेटाबेसेस हैं इन्होंने कहा है कि ये डेफिनेटली बायोलॉजिकल साइड से या मेडिसिन साइड से जो है आते हैं, और ये ज़रूरी है कि जितने भी डेटाबेसेस हैं इसमें इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर किया जाए। आप इसमें इंफॉर्मेशन को आराम से सर्च कर सकते हो और डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। ये 3-4 प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ये टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो डेटा है क्या। फॉर एग्जांपल वो सीक्वेंस डेटा है, वो 2D जेल का डेटा है यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का जिस तरह से हो गया डेटा, या वो 3D स्ट्रक्चर का डेटा है, या वो फिर इमेजेस हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा आप किस डेटा की बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये आपके फ्लैट फाइल फॉर्मेट भी होते हैं। जब इसकी लैब बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैट फाइल का मतलब क्या होता है। टेबुलर फॉर्म भी होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट इमेजेस होती हैं और डिफरेंट लिखने के तरीके होते हैं जिसके अंदर आपके डेटाबेसेस को जो है वो स्टोर किया जाता है। डेटाबेसेस को हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी अ टाइप ऑफ अ प्राइमरी डेटा बैंक, सेकेंडरी डेटा बैंक एंड कंपोजिट डेटा बैंक। प्राइमरी डेटा बैंक्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो पर्टिकुलर क्यूरी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना बिल्कुल बेसिक सी होती है, उसमें कोई एडवांस चीजें मौजूद नहीं होती हैं। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं किसी प्राइमरी डेटा बैंक में जाऊं और किसी प्रोटीन को सर्च करूं तो मुझे उसमें ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी माँ सिवाय इसके कि उसका सीक्वेंस क्या है, उसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, उसकी जीन क्या थी, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड थे, किसने इस पे काम किया, इसकी सोर्स क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस किस्म के जो डेटाबेसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल इनिशियल लेवल की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे प्राइमरी डेटा बैंक्स कहलाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल जैन बैंक और पीआईआर है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 बताए। ठीक है, दूसरे हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी डेटा बैंक। सेकेंडरी डेटा बैंक का दूसरा नाम जो है वो हमारा पैटर्न डेटा बैंक भी है। ठीक है, इसका दूसरा नाम पैटर्न डेटा बैंक भी है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्राइमरी डेटा बैंक की जो इंफॉर्मेशन है ना उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उसमें मजीद इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल सीक्वेंस तो है
बट ये सीक्वेंस कहाँ पाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ होगी? अगर कोई ये प्रोटीन है तो ये कहाँ पाई जाएगी, ठीक है? अगर कोई ये जीन है, या फॉर एग्जाम्पल कोई डीएनए का रीजन है या सेगमेंट है, तो उसका क्या रोल होगा? तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई ना। और ये इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं कि इस सीक्वेंस को लेकर किसी टूल के ऊपर डालेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, लिटरेचर को सर्च आउट करेंगे, और फिर उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे इस प्राइमरी इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन आपकी क्या बन जाएगी? सेकेंडरी डेटा बैंक्स बन जाएंगे। इसके एग्जाम्पल प्रोसाइट डेटा बैंक है। तीसरी जो हमारी कहलाती है वो हमारे हैं कंपोजिट डेटा बैंक। कंपोजिट डेटा बैंक में क्या होता है कि आप मल्टीपल प्राइमरी डेटा बैंक्स को, इवन सेकेंडरी डेटा बैंक्स को मर्ज कर देते हो, ठीक है? तो अब जो डेटा बैंक्स बन के आते हैं ना, वो आपके कंपोजिट डेटा बैंक कहलाते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ सोर्सेज से एक पर्टिकुलर क्यूरी को सर्च करते हो, और उस एक पर्टिकुलर क्यूरी की सारी इंफॉर्मेशन जो अब तक मौजूद है वो अपडेटेड फॉर्म में उस पर्टिकुलर डेटा बैंक में मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल आपकी यूनिप्रोट के भी डेटा बैंक है, ठीक है? तो ये आपके कंपोजिट डेटा बैंक जो है वो कहलाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो कि डेटा बैंक में मौजूद होती है, हम डेटा बैंक को और भी मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी लिटरेचर data bank, it can be DNA genome data bank, it can be protein sequence structure data bank, it can be protein family data bank, metabolic pathway data bank, chemical compound data bank, और स्पेशलाइज्ड डेटा बैंक, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ चंद नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेचर डेटा बैंक, जहां से आप सिर्फ लिटरेचर निकालते हो, इसकी एग्जांपल पबमेड और OMIM है। या फिर डीएनए जीनोम डेटा बैंक, जिसके अंदर एग्जांपल जेनबैंक, एनसैम्बल आ जाते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस स्ट्रक्चर डेटा बैंक, जिसमें यूनिप्रोट, केबी, पीडीबी, प्रोसाइट डेटा बैंक्स आ जाते हैं। फिर मेटाबॉलिक पाथवे डेटा बैंक, जिसमें कैग, मेटासिस वगैरह आ जाते हैं। फिर केमिकल कंपाउंड डेटा बैंक, जिसमें पबकेम, ड्रग बैंक वगैरह आ जाते हैं। और फिर कुछ स्पेशलाइज्ड डेटा बैंक, जिसमें ब्रांडा या मीरॉप्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड डेटा बैंक जो है किसी स्पेसिफिक डेटा ही को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांडा जो है ना वो सिर्फ एंजाइम्स को लेकर चलता है। मीरॉप्स जो है वो एंजाइम्स में भी जो एक पर्टिकुलर क्लास है ना, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडेज, प्रोटीएजेस, ठीक है? ये डेटा बैंक जो है ना मीरॉप्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीएजेस की इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये आपके स्पेशलाइज्ड जो है वो डेटा बैंक्स कहलाते हैं। अब डेटा बैंक के अंदर जब बात करते हैं, मैंने भी आपको बताया कि डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीक्वेंस फॉर्मेट की बात करें, तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा नॉन फॉर्मेट है वो आपका फास्टा फॉर्मेट कहलाता है। फास्टा फॉर्मेट कैसा होता है, जब मैं लैब करवाऊंगी डेटा बैंक्स की उसके अंदर बताऊंगी। अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये नाम है डिफरेंट फॉर्मेट्स के। फास्टा फॉर्मेट हो गया, जेनबैंक फॉर्मेट हो गया, PIR फॉर्मेट हो गया, ठीक है? इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर डेटा फॉर्मेट्स हैं, जो कि PDB फॉर्मेट हो गया, MOL2 फॉर्मेट हो गया, MOL फॉर्मेट हो गया, SDF फॉर्मेट हो गया। अच्छा, SDF सॉरी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात ये कर रहे दूध हैं, ना मुझे लगता है ना बीच में ना भूल जाता है या पता नहीं क्या करता है, पैसे एक्सक्यूज मी, ज्यादा ले लेता है। आप में से किसी का माइक जो है वो हालांकि मैंने इसको अनम्यूट हो 1600 गया रुपए है। दिया था। एक्सक्यूज मी, ठीक है? अच्छा, फिर केमिकल कंपाउंड डेटा बैंक जो है, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक आपके स्माइल्स, मोल, SDF, इंचेस। ये आपके केमिकल कंपाउंड्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जब हम ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन पे आएंगे तो ये तमाम फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी भी कैसे नजर आते हैं, और इसको हम फिर और डिटेल जो है वो पर्टिकुलरली स्टडी भी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हमारा आज का थोड़ा सा लेक्चर था जो मुझे आप लोगों को बताना था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले आप मुझसे वो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कुरतलैन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, कुरतलैन। मैम मुझे ये पूछना था कि आपने फॉर्मेट्स बताए हैं और आपने ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन में दी हैं, तो जी जी। क्या मतलब हमें इन चीज़ों को प्राइमरीली पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के लिए, या मतलब इट्स ओके टू रिलाई ओवर द लेक्चर? इट्स कंप्लीटली रिलाई ऑन द लेक्चर। आपको फिलहाल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें मैं बता रही हूँ इसको समझें जरूर। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी है आपका, मैंने बनवा दिया है आप लोगों का, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आप ड्यूरिंग द सेशन भी पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आप लोगों की डिस्कशन क्लास रखी जाएगी
जब आपका पहला मॉड्यूल एंड हो जाएगा, ठीक है। पहला मॉड्यूल एंड होगा, उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा, जो चीजें आपको सिखाई गई होंगी उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चनियर्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट लैब टास्क भी दी जाएंगी, वो आपने खुद से परफॉर्म करनी होंगी। उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने आज दे दिया कल का आगे डिस्कशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 हफ्ते का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। फिर संडे के दिन वो डिस्कशन आवर्स हम रखेंगे इन बिटवीन 3 से 5 के दरमियान, ठीक है, संडे वाले दिन। बिकॉज नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर नाइट में अक्सर लोग कहीं बाहर आना जाना लगा रहता है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, तो वो इशू हो जाता है रात का टाइम में। तो संडे के दिन हम 3 से 5 के दरमियान रखेंगे। और ये डिस्कशन सेशन जो हमारे संडे के दिन हुआ करेंगे, महीने में 2 दफा। अगेन डिपेंड करता है कि जैसे ही हमारा मॉड्यूल एंड होगा। क्लियर? तो अभी फिलहाल अभी 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 आप लोगों को कोई बॉदर होने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा मैम, मैं ये पूछ रही थी, इसे कराची में ना कोई ऐसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं है जो इसमें एमएस कराती है? एमएस जो तो है माजू ने शुरू किया था। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं खुद बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैचलर बायोइन्फॉर्मेटिक्स को लीड कर रही हूँ बकाई के अंदर। हम्म, लेकिन अब जब से कोरोना का पीरियड आया ना, आपको बताऊं, हमारे यहाँ बच्चा एमबीबीएस जानता है, पेरेंट्स इवन एमबीबीएस जानते हैं, बीडीएस जानते हैं, फार्मेसी जानते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और ये वो जानते हैं। हम्म, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की काउंसलिंग करना कितना मुश्किल है ये मैं जानती हूँ, ठीक है। पेरेंट्स को ये समझाना कि भाई ये एक फील्ड है, इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बच्चे को लेकर आए, ठीक है। अगर स्पेशली वो लोग जो कि चाहते हैं कि बच्चा उनका बाहर जाए और कुछ करे, कुछ अलग सा करे, तो उनके लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त फील्ड है। तो हम्म। मसला ये है कि जब आपके पास बैचलर के ही स्टूडेंट्स बिल्कुल काउंटेबल होंगे, आपके फिंगर ज्यादा हैं बच्चे कम है, तो फिर मास्टर्स हम कैसे यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए आपके पास भाई बायोकेमिस्ट्री में इसलिए हो गया कि आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो करवा रही हैं, एक एक बैच में 100 100 बच्चा निकल रहा है, ठीक है। तो 100 में से अगर 10 भी करता है तो मास्टर्स का एक बैच बन सकता है आराम से। अब राइट। बैचलर लेवल पर ही अगर 15 बच्चे हैं, फिर 15 में से एक या दो कहें कि हमने मास्टर्स करना है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी इतना पूरा सेटअप नहीं कर सकती ना। इशू ये हुआ है। लेकिन मैम बैचलर्स भी देखिए ना, कराची यूनिवर्सिटी भी नहीं करा रही है। अब हाँ, जाके अब कराची यूनिवर्सिटी। जाके बदायूं में और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इसका बैचलर आया है कराची में। नहीं तो नहीं वहां नहीं, पर बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी ईयर 2009 से करवा रही है। अच्छा 2009। जी, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेरे पास तकरीबन कितने 14 13 14 बैचेस जो हैं पास आउट हो चुके हैं। अच्छा, ऑल्दो बहरहाल नंबर ऑफ एक्चुअली आप स्टूडेंट्स ये बात ठीक कह रही हैं कि ये बहुत ज्यादा ऐसी थी जो कि अंडररेटेड फील्ड है। तो जब भी ऐसा ही है। पेरेंट्स को इसका आइडिया नहीं है, मैं खुद जो है वो फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने जब इंटर्नशिप की थी एचईजे से, तो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, तो जी मैंने जी, उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं इसको लूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मसला ये है कि मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो एचईजे कराती है वो भी समहाउ इसी से लिंक्ड है ना। बिल्कुल ऐसा ही। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में भी आपके पास डॉक्टर रियाज हैं, डॉक्टर जरीला कासमी हैं, डॉक्टर इश्तियाक हैं, ये लोग डॉक्टर इश्तियाक जैद है। एकेडमिक्स हैं, बट ये लोग जो है प्योरली इन सिलिको वर्क करवा रहे होते हैं। तो मैम, ये हम अगर एमफिल करते हैं ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन से, तो ये कैसा रहेगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप डॉक्टर रियाज या डॉक्टर जहीर को ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन तो वो मैम, आपका इन एमफिल में सिलिको। ये लोग ये करते हैं ना कि आपको जॉब नहीं कर सकते आप, और स्टाइपेंड बहुत कम है इनका। हाँ, ये इशू है, ये इशू है इनका। एक्चुअली मैंने अभी दिया था एयर 2024 में ना, मैंने टेस्ट दिया था इसका और मेरा क्लियर हो गया था इसका टेस्ट। ठीक है। तो ऐसा था कि मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपको अपनी जॉब से कम्प्लीटली है ना बैक ऑफ होना पड़ेगा। ठीक। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकेगा, तो स्टाइपेंड भी इनका 20,000 था। तो मैंने इनसे ही पूछा था, डॉक्टर जैद होते हैं और यहाँ पर सही तो सही, जी जैद उन भी होते हैं। हाँ, उनके पास भी गई थी। उनके हेड भी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बियर्ड है उनकी, जो वो हेड है। डॉक्टर जी जरीला कासमी है। जी जी, मैं उनके पास भी गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखें, आप जो है ना यहाँ से एमफिल कर लें, अदरवाइज आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएस करके यहाँ से पीएचडी भी इनरोल्ड हो सकते हैं। तो ठीक ये भी ठीक। एक वे आउट हो सकता है। बाकी डॉक्टर जैद से मेरी बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि देखें, ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। मैंने उनसे कहा था मुझे डिग्री किसकी मिलेगी, तो उन्होंने कहा था मॉलिकुलर मॉलिकुलर मेडिसिन की। मॉलिकुलर हाँ, तो मेडिसिन की उन्होंने मिलेगी कहा ये आपको। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, आप अपना इसमें थीसिस कर सकते हैं। तो अब मैंने फिर खैर उस ऑप्शन को तो लेफ्ट ओवर कर दिया। लेकिन अभी माजू में मैंने टेस्ट दिया है, माजू में बायोटेक्नोलॉजी में। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं एमएस बायोटेक्नोलॉजी में कर कर
इसका जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, आप थीसिस इसमें कर लेना, अपना मेजर इस पे कर बिल्कुल लेना। ऐसा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। डॉक्टर कामरान से आप बात करिएगा, बेशक मैंने उनसे ही बताइएगा। बात की, उन्हीं से हाँ बात की थी। हाँ, वो मुझे वो मैं एक्चुअली मैं उनकी सबसे पहली बच्ची हूँ, उनके आई पास सी। से जो। ठीक है, तो आप अच्छा। उनसे बता दीजिएगा, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप बता दीजिएगा कि आप कोई ऐसा, मैं हाले वो करवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है आपका। नहीं तो आपने क्या किया था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया था वहां से? नहीं नहीं भाई, मैं तो एचईजे से थी ना, वो तो डिग्री हमें केमिस्ट्री की मिलती है, एचईजे वाले तो डिग्री केमिस्ट्री की देते हैं। आप काम बेशक मॉलिक्यूलर करिए मेडिसिन को। ही देते हैं ना वो लोग तो। नहीं, पंजवानी सेंटर देता है, वो पंजवानी सेंटर देता है, एचईजे नहीं देता। अच्छा, एक चीज तो केमिस्ट्री में देता है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, तो कामरान साहब जो थे वो एचईजे में थे, 2004 की 5 की बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा। तो मेरी डिग्री जो है वो केमिस्ट्री की है, लेकिन काम मेरा इन सिलिको है सारा। नहीं तो आपने फिर माजू से क्या किया था? नहीं नहीं, मैंने माजू से कुछ नहीं किया, मैंने माजू से अच्छा। कुछ नहीं किया। ठीक है। लेकिन मैम मसला ये है कि जैसे आईसीसीबीएस जो है वो इंटरनेशनल सेंटर है ना, तो जी वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत अच्छी हैं, अगर मैं एज कम्पेयर टू माजू देखूं। क्या कहती हैं आप? नहीं, देखें यहाँ पर तो आपको सोचना पड़ेगा ना, वहां पर आपका स्टिपेंड का मसला है, जॉब का हाँ। मसला है। ये फैसला आपका अपना एक्सक्यूज होगा ना। मी मैम, जी जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जी अगर बोलिए। लेक्चर खत्म हो गए हैं तो हम लीव कर सकते हैं मैम, अगर अगर कोई आपने, पार्ट। नहीं, एक दो चीजें रहती हैं, मैं पहले उसको शेयर कर दूं। हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की, अभी कोतुलैन आपसे बात कर लेती हूँ मैं। देखिए जी जी। अपॉर्चुनिटीज के हवाले से बात कर रहे थे, तो एक चीज जो भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है, बीइंग माय स्टूडेंट, एक इंडीड एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी, मैं आप लोगों से नहीं कह रही कि आज ही आप अप्लाई करेंगे और कल आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट आप इन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरह से आप फेसबुक पे आते हैं, आप लिंक्डइन पे आते हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंडीड हो गया आपका, ग्लास डोर हो गया आपका, ठीक है। इन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं प्रॉपर ईमेल एड्रेसेस के साथ, और वहां पर आप उन्हें बताएं कि आप किस फील्ड को एक्चुअली सर्च करना चाहते हैं, किन अपॉर्चुनिटीज को आप सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कीवर्ड्स डाले हुए थे बायोइन्फॉर्मेटिक्स या डेटा एनालिसिस या इस टाइप के। तो अब मेरे पास, अगर आप ये देखें ये तमाम ईमेल्स जो हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास सामने आपके नजर आ रही हैं, ठीक है। 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी, फिर इसी तरह आपके पास नीचे आ गया, ठीक है। और अगर आप नीचे चले जाएं, ये सारी की सारी आपके पास वर्ल्ड वाइड है, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं आपको शायद बाद में खोल कर दिखा सकूं, या फिर जॉब लीड के नाम से है, इसमें भी आप करवा सकते हैं अपने आप को, एज अ सीनियर रिसर्च ऑफिसर करवा सकते हैं। डिपेंड कि आप किसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो वहां पर आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं जो कि इवन रिमोट हैं। रिमोट का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आप लोगों को, मैं सर्च करके अदरवाइज दिखा देती। रिमोट जॉब्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो, उन्हें डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड रिसर्चेस करने के लिए, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं, बता देते हैं अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी बैठ के। उनका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, वो जो आपको टास्क देंगे वो आपको करना पड़ेगी, वो आपको आर्ली बेसिस पे करते हैं। और आर्ली बेसिस पे जो मैंने इनकी वेजेस देखी हुई हैं, वो मिनिमम $40 पर आवर से लेकर $65 पर आवर है। अब खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, के $40 और $65 जो है पर आवर का मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको देखिए कोई ख्वाब नहीं दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रही हूँ कि अगर आना है तो फिर इसी तरह से आए कि हमने मुकाबला करना है, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को समझना है, वहां पर हमें थोड़ा सा आईटी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं अपने बिहाफ पे आप करवा सकते हैं, सारा काम अपने प्रोजेक्ट खुद बनाएं, ठीक है। अब आपका ये अच्छा खासा एक ग्रुप बन गया है बड़ा, 40 बच्चों का ये अच्छा खासा, मतलब प्रोफेशनल्स का ये बैच बन गया है। इसमें आप लोग खुद भी करेंगे, लेकिन लाजमी नहीं कि मैं तो एक प्रोजेक्ट करवाऊंगी तो आप लोग एक ही करें। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो चल सकता है। मैं आप लोगों को सारे पाथ बताऊंगी, डिपेंड आप पे करेगा कितना आप टाइम इस फील्ड को दे रहे हैं, ठीक है। एक तो जो चीज रहती थी वो ये बतानी थी, दूसरा जो था ये बताना था आप लोगों को कि देखें, मेरे पास
ये देखें इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2000 प्लस फॉलोवर्स हैं, ठीक है, और कनेक्शन भी 500 प्लस के ऊपर हैं। आप ये मैंने ओपन रखे हुए हैं, ठीक है, ओपन इसीलिए रखे हुए हैं कि आप लोग जब मेरी इस प्रोफाइल पे जाएं तो ये मेरे कनेक्शंस में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की नॉलेज रखते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, ठीक है ना। आप उन लोगों को लाइक करें, उनकी पोस्ट को देखें, वो क्या करते हैं, क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। जब आप जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे ना, स्पेशली लिंक्डइन जो है ना, वो आपका बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, जहां पर आपको एक नेटवर्किंग नजर आएगी, ठीक है। और यही चीजें हैं जो कि आपको आगे लेकर जाएंगी, चाहे वो आपकी रिसर्च हो, चाहे आपकी स्टडीज हो, इन सब में आपको जो है वो हेल्पफुल होंगी। तो ये दो चीजें थी जो मुझे अभी आप लोगों को बतानी थी इस लेक्चर के अंदर, कि अपॉर्चुनिटीज आप लोगों ने किस तरह सर्च करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको आपने रजिस्टर करना है, किस तरीके से। आप फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से किसी को भी आप जब अपने कनेक्शंस में लाना चाहेंगे, तो आप पर्टिकुलर उस कनेक्शन के ऊपर जाके वहां पर कनेक्शन का ऑप्शन आता है, कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वो कनेक्शन आपके पास भी आ जाएगा। अब उनकी जो पोस्ट होंगी तो डेफिनेटली इस तरह से फेसबुक के ऊपर होता है, आप सिंपली इसको इस तरह से कर सकते हैं। सॉरी, एक चीज आप लोगों की और रहती है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे कोर्स आउटलाइन का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना था, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कोर्स आउटलाइन का अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं था मामला, वो मैं कर देती हूँ यहाँ पर। ये देखें, पोस्ट के अंदर जो है मैंने कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। आप सिंपली इस लिंक के ऊपर चले जाएं। इसके अलावा आपके पास जो व्हाट्सएप आते रहे वहां पर भी लिंक मौजूद था। खुल जाए वेबसाइट, ठीक है। ये तो खैर रजिस्ट्रेशन का था इसका प्रोसेस। ये आपका कोर्स डिटेल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसमें आप ओपन हो जाता है ये। ठीक है, ये नीचे आते हैं हम। ये देखें, आपका ये पूरा वीकली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दी हुई है। आपके पास यहाँ पर मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये 10 मॉड्यूल्स हैं आपके पास, ये सारे के सारे इधर मेंशन है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखना है, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो हैं उनको देखना है, बेसिक टू एडवांस। ये तकरीबन 1.5 हफ्ते का हमारा मॉड्यूल 1 होगा, जैसा कि आज हो गया, फिर जुमेरात को, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को। इसमें तकरीबन 1.5 घंटे की आपकी थ्योरी है, 3 घंटे की आपकी लैब्स हैं, यानी कि अब नेक्स्ट वाला और उससे जो नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल डेटाबेसिस को प्रैक्टिकली देखेंगे कि कहाँ कहाँ से उनको रिट्रीव किया जा सकता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे हमें जाना है, डेटा को कैसे एक्सेस करना है, कौन सा डेटा कहाँ से मिलेगा, और किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है मॉड्यूल 1 में देखेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो हमारा सो एंड सो फार चलता रहेगा। जब हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 1 हफ्ता दूंगी उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। देन फिर हम संडे के दिन जो है अपना सेशन रखेंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, बिकॉज स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज कि ये हमें कोर्स आउटलाइन जो है वो डिटेल नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब अगर कोई जाना चाहता है तो बेशक चला जाए, और जिसको क्वेश्चन पूछने हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैम मुझे ये बताइए, प्रैक्टिकल आवर आपने 3 आवर्स और 5 आवर्स का बोला है, तो ये मतलब ये किस तरीके से होगा मैनेज? सॉरी, 3 आवर और 5 आवर्स। आपने मॉड्यूल 1 में 3 आवर्स बोला है ना प्रैक्टिकल आवर। जी, तो 1.5 घंटे का सेशन हमारा नेक्स्ट होगा, और उसके बाद हम्म। दूसरा जो सेशन होगा 1.5 घंटे का उसमें होगा। मतलब एक साथ मतलब नहीं है ये, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, एक मतलब साथ। जो क्लास आवर्स हैं वो तो 1.5 आवर्स ही है ना टोटल? जी 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 जी, वो 1 पर मुझे पता है, ऑनलाइन में हम इतना इतना देर नहीं बैठ सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? बाकी आपके इस लेक्चर को देखते हुए क्या मतलब, जैसे भी आपने कहा कि हमें अपनी लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग करनी होंगी, तो ये जो करनी पूरा होंगी, कोर्स 6 मंथ्स का, हाँ, तो इसके दौरान ही मतलब हम फिर ये चीज इनिशिएट कर दें, मतलब हमें हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल रहेगा। देखिए, लैंग्वेजेस में आर आपको कंप्लीटली इसमें सिखाई जाएगी, ठीक है, इस कोर्स का हिस्सा है आर।
आपको पाइथन की भी बेसिक्स थोड़ी बताई जाएंगी और उसकी एप्लीकेशन भी बताई जाएगी। आर की बुनियाद के ऊपर आपको लिनक्स बताई जाएगी, इसके अंदर लिनक्स की बेसिक्स बताई जाएंगी, ठीक है, लिनक्स की एप्लीकेशन भी बताई जाएंगी। फिर आप लोगों का काम है कि उसको मजीद आगे लेकर जाना है, ठीक है, सही। हम्म। क्लियर? तो ये सब चीजें, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर फारूक बात कर रहा हूँ पंजाब से, डीजी खान से। मैं गाजी यूनिवर्सिटी से हूँ। जी जी सर। हाँ, तो मेरा काम जो है वो बर्ड्स के ऊपर है। मैंने बर्ड्स को ना डिफरेंट एनसेड दिए हैं, जैसे मेलेक्जिकेम है, ये अबूब्रोफेन है, पेनाडॉल है। तो उस फील्ड में ये मेरी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, देखिए सर, मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे प्रोटीन्स लेवल पर, हम बात करेंगे जीन लेवल पर, हम बात करेंगे जीनोम लेवल पर। अब वो जीन प्रोटीन या जो भी चीजें हैं वो आपकी किसी प्लांट की भी हो सकती हैं, वो आपकी वायरस की भी हो सकती हैं, वो बैक्टीरिया की भी हो सकती हैं, वो बर्ड्स की भी हो सकती हैं, वो किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका जो क्या है, अगर आपके माइंड में फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है उस हवाले से, फॉर एग्जांपल आप डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं बर्ड्स के हवाले से, तो उनके जीनोम में जो चेंजेस आ रही हैं, उनके प्रोटीन्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, तो उनको हम स्टडी कर सकते हैं। या फॉर बिल्कुल सही। एग्जांपल, ठीक हाँ, है, तो इस असल तरह से डिफरेंट डिफरेंट जी, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सही सही सही। एक्चुअली ये मैंने हेलो बर्ड्स मैडम। को जी जी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, दरम्यान में शायद कोई और पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाह रहा था, तो जी मैंने जी म्यूट कर लिया। तो असल में जो जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, कि सपोज हमने मेलेक्जिकेम उनको खिलाई है, वो उनके इंटेस्टाइन से ब्लड में गई है, ब्लड से फिर जो भी पाथवे उन्होंने यूज़ किया है, कि मेम्ब्रेन के ऊपर उनका रिसेप्टर था, या आगे चलकर किसी टारगेट किया, किसी प्रोसेस को जाके रोका, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोसेस को रोकेंगी। तो जी इस जी। तरह की है मेरी कुछ स्टडीज़ के एनसेड जो हैं, वो सपोज अगर हम बर्ड्स को दें और फिर उनकी फार्मोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स जो है वो हम इवेलुएट कर पाए। हमारा जो ड्रग डिस्कवरी वाला पोर्शन होगा ना सर, उसमें हम एडीएमईटी प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है, कि आप किसी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ड्रग को फाइनलाइज करने जा रहे हैं, तो वो बॉडी में जाके उसका एड्सॉर्प्शन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं रखेगी, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। ठीक, थैंक यू। Hello, madam. I am Zay from Malacca division. जी जी जिया। Madam, based on bioinformatics, हम जी जी। वैक्सीनोलॉजी में क्या लर्न करेंगे? वैक्सीन डेवलपमेंट में हम अच्छा क्या देखें, लर्न मैं करेंगे आपको इस बता कोर्स? देती मैं बता देती हूँ आपको। इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स का जो हमारा पार्ट होगा, वैक्सीन डेवलपमेंट का जो पार्ट होगा, इसमें देखें वैक्सीन सिंपली आपको पता है कि आपका प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, मेडिसिन तो नहीं है, प्रोटेक्टिव है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को सेव करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो उसके लिए जो है वैक्सीन जो है बच्चों को जिस तरह से दी जाती है या बड़ों को भी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी सी के अगेंस्ट दी जाती है, एड्स के अगेंस्ट दी जाती है, ठीक है। तो हमने जो आपका ये वैक्सीन डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस होगा ना, इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो जो वायरस है या पैथोजन जो है, उसमें से किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को उठाएंगे। ये डिफरेंट कंडीशंस होंगी, किसको उठाना किसको नहीं उठाना। ये जब पूरा आपका प्रैक्टिकल पाथवे चलेगा, उसमें आपको इंडिविजुअली एक एक स्टेप बताया जाएगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को हम उठाएंगे और उस प्रोटीन के अंदर उन स्पेसिफिक रीजन्स को तलाश करेंगे जो कि हमारे इम्यून सेल्स के साथ, टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, जिनके साथ उनका इंटरेक्शन हो सकता है। हम यही कहते हैं ना कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम क्या कहता है, जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई वायरस है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। हमारी बॉडी की जो डिफेंस सेल्स हैं वो उसको
किल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो बॉडी के लिए फॉरेन होता है पार्टिकल, ठीक है, अजनबी होता है, ठीक है। हम वैक्सीनोलॉजी में सिंपली क्या करते हैं, हम जो हमारे पैथोजेंस हैं उनके अंदर से उन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को उठाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, जो कि उस वायरस के अंदर उस वायरस की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, पैथोजेनेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और फिर उन प्रोटीन्स के अंदर से उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एज अ एपिटॉप के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और फिर उन एपिटॉप को जो है एक्चुअली हम आगे लेके जाते हैं, उसका इंटरेक्शन करवाते हैं इम्यून सेल्स के साथ, उसके ऊपर डॉकिंग स्टडी करवाते हैं, एंड फाइनली हम एक इन सिलिको वैक्सीन कंस्ट्रक्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो आपका वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस कहलाता है। यस मैडम, बहुत इंफॉर्मेटिव आपने आंसर दिया, लेकिन मैडम वैक्सीन पे आपका कोई पब्लिश पेपर है? जी जी है, बिल्कुल। आप ये काम करिएगा ना, आप जाएं इस पर, ये मेरी प्रोफाइल के अंदर ना जो पब्लिश पेपर है ना वो आपके पास इसमें मौजूद है, इसमें है इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर भी पब्लिश हुआ हुआ है। यस मैडम, थैंक यू। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये आप लोग जो प्रोजेक्ट है वो मिलकर ही करेंगे, वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं होंगे। 3 या 4 स्टूडेंट का एक बैच बनेगा, ग्रुप बनेगा, बैच तो है क्या, ग्रुप बनेगा, और वो एक ग्रुप मिलकर जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम करेगा। और डेफिनेटली अगर अच्छा प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसे हम आगे पब्लिकेशन की तरफ लेकर आएंगे, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि पब्लिकेशन की तरफ आए चीजें। यस, इफ इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो क्या मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप कर सकती हूँ? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि मजीद प्रोजेक्ट्स में काम करे या कोलैबोरेशन करे, तो वो कर सकता है कि नहीं? एक बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर थैंक सकते, यू। ठीक है। और मैम एक और क्वेश्चन, क्या आप जो लैपटॉप्स रिकमेंडेशन देंगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स के लिए, वो किस टाइप के लैपटॉप्स की रिकमेंडेशन देंगी? आई वुड क्योंकि सजेस्ट आई वुड सजेस्ट कि लैपटॉप से बेहतर है कंप्यूटर ले लें। मैं आपको सही बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, लैपटॉप ना एक सेंसिटिव चीज है, थोड़ा सा इसमें चाहे में कुछ हो जाता है तो ये गले को आ जाता है। कंप्यूटर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है चीजों को। तो अगर आप सिंपल, अगर अपना Core i5 Core i7 ले लेते हैं कंप्यूटर, तो वो चल जाएगा, आराम से हो जाएगा आपका काम। ठीक है, क्योंकि मैडम जो लैपटॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं जिनकी 4 GB रैम हो या 8 GB रैम हो, उसके ऊपर जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को यूज़ किया जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाते हैं खुद ब खुद। वो सॉफ्टवेयर या वो इवन ऑनलाइन पोर्टल्स भी वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो उसका हल यही है, मैं मैं आपको बता रही हूँ, आप बेहतर ये कंप्यूटर पे चलाएं उसको, लैपटॉप से बेहतर है कंप्यूटर पे चलाएं। ठीक है। मोहम्मद आतिफ साहब, Core i5 की अच्छा है, आप जो लेटेस्ट जनरेशन अगर ले सकें, बट ये है कि अगर इनिशियल जनरेशन भी लेंगे, मैं आपको अपना दिखा देती हूँ, मैं इसी पे जो हमारे बेसिक काम है वो तो मैं इसी लैपटॉप पे कर लेती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मेरी स्क्रीन आई थिंक शेयर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन लैपटॉप पे ना थोड़ा सा मतलब डर लगता है कि किसी भी टाइम पर ये धोखा दे देगा। ये रहा, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, चलता है ये भी, ऐसा वो नहीं है, बट मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लोग कंप्यूटर्स ले लें, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मैम अभी तो कुछ इंस्टॉल नहीं करना ना अपने लैपटॉप या पीसी पे? बिल्कुल, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। सही, ओके, नो मोर क्वेश्चंस। ओके जी, यस, एनी अदर क्वेश्चन? No, ma'am, no question. That was amazing class, and we have learned so many things. And inshallah, we will try our best for this. Thank you. बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो है, मैं आपको ये थोड़ा सा लेंदी हो गया ना रिकॉर्ड, मतलब क्लाउड पे जाने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग मुझे टाइम दीजिएगा।
इंशाल्लाह कल 1 बजे तक मैं आप लोगों को इसका जो ड्राइव पे अपलोड करके लिंक आपके जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट फॉर दिस सेशन एंड अल्लाह हाफिज।